शुभम सोनी हमारे साथ मौजूद है और विशेष और विस्तृत चर्चा करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर। शुभम, लगातार नजरें आप भी चुनाव संबंधित, मतगणना संबंधित बनाए हुए हैं और आज का दिन है एनडीए की सरकार, एनडीए के तौर पर प्रधानमंत्री एक बार फिर से अध्यक्षता करते हुए आज शपथ लेने जा रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन, भारत को नई सरकार हम कह सकते हैं, एक तरह से कार्यकाल समाप्ति के बाद, चूंकि सरकार तो रिपीट ही है, लेकिन मिला जुलाकर दिन बड़ा अहम, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या कुछ आपकी आशंका है? बिल्कुल, अगर देखा जाए रजा कि आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है और एक इतिहास को रचने के लिए आज का दिन बड़ा है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रलग की तैयारियां बीते आज के दिन से नहीं, बीते कल के दिन से नहीं, बल्कि बीते 5 वर्षों से इंतजार था कि एक बार फिर से आखिर कब है 2024 का दिन आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि अगर इससे पहले रजा अगर गौर फरमाया जाए, आपने भी देखा है कि बीते 10 वर्षों का कार्यकाल बखूबी इंतजार के बाद, बीते लम्हों के साथ और कई तरह की योजनाओं के लाभ के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है और किया है। और यही कारण है कि एक बड़ा चेहरा रहा है राजनेता होने के नाते और एक पुराना राजनीतिक अनुभव के नाते। 2014 से इस चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखने को मिला। उसके बाद जो प्रयास शुरू किए गए वो काबिले तारीफ रहे हैं और उसका नतीजा 2019 में भी, जब पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई और लगातार सुर्खियां बटोरी, और उन सुर्खियों के साथ भी फिर 5 वर्षों के कार्यकाल को पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास और सबके साथ और विकास के नारे को देते हुए सफल करने का प्रयास किया। लेकिन 2024 में भी देखा आपने कि जिस तरह से स्थितियां आप देखने को मिली हैं, हालांकि प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन अब गठबंधन की सरकार है। अब यहां पर कई तरह के अहम मुद्दों को लेकर के हर एक दिन 24 घंटे के हर एक मिनट में यह तय करना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो साथ में सहयोगी दल उनके साथ अब जुड़े हैं, जो एनडीए की सरकार बन रही है। क्योंकि अब तक इससे पहले का जो कार्यकाल रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से लिया था, लेकिन अब एनडीए की सरकार है। ऐसे में सहयोगी दल का जो एक साथ में आना, अब कहीं उनको भी साथ में लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अब आपके हाथ में पूर्ण डिसीजन नहीं होगा, अब आपको सलाह मशवरा करना पड़ेगा। तो हालांकि जो बीते 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है, सफल रहा है, उम्मीद यही जताई जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बड़ा पद है, देश की कमान उनके हाथ में है और ये पहली बार नहीं है रजा। इससे पहले भी 2 वर्षों का अगर देखा गया है कि जो 2014, 2019 में रहा है, उसके बावजूद देखा जा रहा है। बिल्कुल शुभम, एक बात और हम समझ सकते हैं, जिस तरह से इस बार ये संभावना जताई जा रही है कि बहुत सारे नए चेहरे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3.0 के तौर पर सामने आ रहे नए चेहरे भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। अभी तक तो संभावना जताई जा रही है, तो उन नए चेहरों में कौन कौन शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है? देख लिया जाए, इससे पहले जो अभी तक का अगर गठबंधन रहा है, इससे पहले सरकार में अगर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरह से कंधा मिला करके गृह मंत्री का पद लेते हुए अमित शाह ने जो जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, लेकिन ये एक पार्टी दल का था। लेकिन अब जो दूसरी तरफ देखा जाएगा रजा, तो अब गठबंधन की सरकार है। कई जो टीडीपी और जेडीयू जैसी पार्टियां हैं, उनके भी अब सांसद वहां उम्मीदें जता रहे हैं कि जिम्मेदारियां उनके हिस्से में आए। तो इस बार अब अटकलें तेज हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से 2024 के चुनाव के जो नतीजे थे वो बिल्कुल एग्जिट पोल से अपोजिट आए हैं। लेकिन रजा स्थितियां जो है वो सब अलग देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये बीते 10 वर्षों से बिल्कुल अपोजिट रही हैं। ठीक है, एक चीज और शुभम, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो अभी तक संभावना जताई जा रही है, 4 अहम मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहने की संभावना है, जिसमें गृह विभाग, इसके अलावा वित्त विभाग, इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि विदेश मंत्रालय, ये तमाम बड़े पद और बड़े विभाग, महत्वपूर्ण विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहने की अभी तक संभावना जताई जा रही है। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसके लिए देखो, अगर बात की जाए जो 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है, हर एक जगह से जिम्मेदारियों का निर्वहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और उनकी जो कैबिनेट परिषद रही है, जो पूरी बैठकें हुई हैं, जो तरह की जिम्मेदारियां दी हैं, वो देखी गई हैं कि किस तरह से कौन जिम्मेदार रहेगा। नहीं, निश्चित रूप से साफ तौर पर नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तैयारियों की अगर बात की जाए या फिर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, तो वहीं शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी न्योता मिला है। यानी यह कहा जा सकता है कि विपक्ष भी शामिल रहेगा प्रधानमंत्री और साफ तौर पर एनडीए की सरकार के गठन के समय, और ये न्योता
हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी दिया गया है। हालांकि इस पर फैसला आज गठबंधन सहयोगियों से चर्चा के बाद लिया जाएगा कि कांग्रेस शपथ ग्रहण में शामिल होगी या नहीं। लेकिन कांग्रेस के अलावा भारत के पड़ोसी देशों के कई और बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। और साफ तौर पर जिसको शुभम अगर हम समझा जाए, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि नेवर पॉलिसीज को निभाया जा रहा है, और वो तमाम, चाहे हम बात अफगान बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो वो तमाम महत्वपूर्ण चेहरे खास मेहमान के तौर पर भी आज पहुंच रहे हैं। तो ये भी एक अलग वातावरण बनाने का काम करेगा। लेकिन जैसा कि अगर देखा गया है कि G20 हमारे देश में हुआ, और G20 का जो मोटिव था वो वसुधैव कुटुंबकम था, जिसका मतलब है कि पूरे विश्व को एकजुटता के साथ प्रदर्शन करना और अपनी ताकत का एहसास कराना। हम एक हैं, हमारे साथ विश्वास है। और यही नारा देते हुए प्रधानमंत्री हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, विकसित भारत का संकल्प का सपना लेकर के चल रहे हैं। लेकिन उनका भी कहना है कि अकेले हम नहीं करेंगे, हमें आपका साथ चाहिए। और शायद यही कारण है कि आज के शपथ ग्रहण समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इन्वाइट किया गया है। न्योता उन तक भी पहुंचा है रजा, लेकिन न्योता पहुंचने के बावजूद अगर आपने देखा होगा कि एक और विदेशी मेहमान हैं जो कल ही आ गए हैं, जिन्हें उत्साह था कि एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री और दूसरे देश में एक लोकतंत्र की राष्ट्रीय एकता के निर्माण को लेकर के नींव रखी जा रही है, वो उसमें उम्मीदवार के तौर पर देखे गए हैं। लेकिन यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का अभी भी सस्पेंस है। तो ये इसमें मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आखिरकार क्या प्रतिक्रिया लग रही है इंडिया महागठबंधन को लेकर के, अलायंस को लेकर के, आज उम्मीदें क्या जताई जा सकती हैं? बिल्कुल शुभम, अगर बात की जाए तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है साफ तौर पर कि सरकार चूंकि हुंकार सबने भरी है, जोर सबने दिखाया है, दमखम सबने दिखाया है, और कोई भी मुकाबला होता है निश्चित रूप से उसमें एक दल या एक टीम हारती है, दूसरी टीम जो है वो जीतती है। ये हर अगर किसी भी मुकाबले की बात की जाए उसमें देखने को मिलता है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो एनडीए बनाम इंडिया का जो मुकाबला देखने को मिल रहा था शुभम, तो निश्चित रूप से अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मतगणना जो परिणाम है वो सामने आ चुके हैं, और मिला जुलाकर अभी तक जो स्थिति दिखाई दे रही है, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से जो स्थिति शुभम दिखाई दे रही है कि एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जो विपक्ष है वो भी साफ तौर पर इसमें उसकी सहभागीदारी अगर होती है तो ये लोकतंत्र को और खूबसूरत बना देती है, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती बन जाती है। सबसे बड़ी बात तो यहां जिम्मेदारियों की है। देखिए, इससे पहले का जो कार्यकाल रहा है बखूबी रहा है और स्पष्ट रहा है। कारण इसका क्योंकि आपके हाथ में पूरी कमान थी। लेकिन इस बार अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके साथ में एक बैसाखी सपोर्टर के हिसाब से देखा जाए तो टीडीपी और साथ में जेडीयू है। अगर एक भी थोड़ा सा खिसकता है तो डिसबैलेंस होने में वक्त नहीं लगेगा। ये डर बना रहेगा चूंकि 2019 की बात की जाए, जिस तरह से बहुमत प्राप्त थी भारतीय जनता पार्टी को, यानी ये कह सकते हैं हम कि अकेले दम पर वो सरकार बनाने के लिए वो बिल्कुल एबल थी और वो सरकार बना सकती थी। लेकिन इस बार की बात की जाए, भले ही दावे और एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी ओर से चैलेंज किया गया कि अब की बार 400 पार स्वयं भारतीय जनता पार्टी का 370, लेकिन जो परिणाम निकला उसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। यानी ये कहा जा सकता है कि अब सहारा लेना ही पड़ेगा, यानी अब मुख्य रूप से इसी विषय पर अगर ध्यान दिया जाए, जिस तरह से कार्यकाल रहा है और जिस तरह से यह अंदेशा भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी कि अब की बार 400 पार होंगे, शायद ये हो सकता है 2014 से कमान संभाले हैं, 2019 भी उनके हिस्से में आई है, तो ऐसी उम्मीदें जताई जा सकती हैं। लेकिन इसके साथ स्थितियां कुछ और देखी गई हैं। ठीक है, चलिए लगातार शुभम मोदी का राज तिलक जारी है, लेकिन यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए, लगातार हर कवरेज आप तक जारी है। In the heart of precision since 1978 emerges a trusted name, India International House Limited. A beacon of excellence, our modern manufacturing unit symbolizes quality at every turn. Established exporter, our wings span across the globe. From the UK to the USA, Canada, Australia, South Africa, and Europe, we are a global force. At the core of innovation, our diverse production processes cater to every need, unveiling a world of possibilities. Your vision, our packaging. From blister packing to elegant retail boxes, we tailor solutions for you. Step into a realm of possibilities. Door handles, bathroom accessories, curtain poles. Our diverse product categories redefine elegance.
Our core beats with rapid in-house modeling, extensive QC procedures, and the satisfaction of customers worldwide. Led by industry professionals, our team is the driving force behind our commitment to excellence. India International House Limited, your trusted partner in precision manufacturing. अवंती हार्डवेयर एक ऐसा ब्रांड जो लाता है आपके घर में भरपूर शान। अवंती के लग्जरी प्रोडक्ट्स से बढ़ाएं आपके इंटीरियर्स की खूबसूरती और क्लास को। हर प्रोडक्ट में छुपा है एक राज जो दे आपके घर को एक लग्जरी क्लास। अवंती हार्डवेयर के साथ दीजिए अपने इंटीरियर्स को एक नया रॉयल और एक्सक्लूसिव लुक। अवंती के साथ बढ़िए आगे, जहां हर एक छोटी बात भी लग्जरी की जुबान बोल रही है। इंडीमेडो, आपकी सेहत बस एक टैप की दूरी पर। हेल्थ और सेविंग सब कुछ एक ही जगह पर। सुविधा, देखभाल और अच्छी हेल्थ के लिए अभी इंडीमेडो डाउनलोड करें। इंडीमेडो, आपका भरोसेमंद ऑनलाइन फार्मेसी, इजी टू रीच। चलिए आइए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। बढ़ा जाए उस ओर जो लगातार जारी है मोदी का राज तिलक, और ये मौका है एनडीए के साथ 3.0 का। लगातार सरगर्मियां और इसका इंतजार सभी को था। देश को एक तरह से हम कह सकते हैं कि नई सरकार के तौर पर, हालांकि अगर बात की जाए तो एनडीए इस बार भी रिपीट कर रही है, लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कार्यकाल का बदलाव है और देश को नई सरकार आज मिलने जा रही है। 7:15 का वो लम्हा जब सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की। और साफ तौर पर अगर 1964 की बात की जाए तो 1964 में भी आज का दिन बड़ा अहम था, जब लाल बहादुर शास्त्री ने भी शपथ लिया था प्रधानमंत्री के पद का। और आज का भी दिन काफी अहम है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम कह सकते हैं कि एनडीए के नेतृत्व करते हुए वो अब शपथ लेंगे पीएम पद की। और तीसरी बार एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक डर लगातार बना रहेगा इस सरकार के साथ, चूंकि जिस तरह से दावे किए गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2014 या 2019 की तरह इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी वो बहुमत के आंकड़े को प्राप्त नहीं कर पाई, यानी सहारा लेकर ही चलना पड़ेगा। और ऐसे में सबका साथ और सबका विकास जो नारा है बीजेपी का, इस बार अपने दल के साथ भी ये नारा लागू करना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास नहीं होगा तो निश्चित रूप से प्रयास भी रुक जाएगा और विकास भी रुक जाएगा। और शायद जो कि इससे पहले भी हमें गठबंधन के धर्म को निभाते हुए या ना निभाते हुए जो तस्वीरें और जो नजारे दिखे एक बार फिर से वो देखने को मिल सकता है। तो लगातार डर बना रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर यह साफ कर दिया गया कि किसी दबाव में नहीं रहना। यानी यह भी समझा जा सकता है कि अदर्स की बात की जाए या फिर निर्दलीय सांसदों की बात की जाए, उसके लिए भी लगातार तैयारियां बीजेपी की ओर से जारी है। यानी जेडीयू या टीडीपी के दबाव में किसी तरह से बीजेपी आने की ऐसी संभावना नहीं जताई जा रही है। लेकिन मिला जुलाकर आज की जो बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर हुई है काफी महत्वपूर्ण, जिसमें संभावित मंत्रियों के नाम की चर्चा भी हुई है और उनकी उपस्थिति भी ये दर्शा रही है और ये बता रही है कि वो एक तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 3.0 का जो ये कार्यकाल होगा उसमें मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, मंत्रालयों को संभाल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे नए चेहरे शामिल हैं और बहुत सारे ऐसे भी चेहरे हैं जो इससे पहले भी मंत्री मंडल में रहे हैं। और ये विस्तार कितना अहम है इस पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। चलिए आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल मौजूद है, जिसमें हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, राजीव कुमार जी, और इसके साथ ही साथ हमारे सहयोगी शुभम सोनी भी। दो खास मेहमान और दो खास सहयोगी हमारे स्टूडियो में हैं और एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ संजीव जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे अपने मेहमान के साथ, क्योंकि कहते हैं अतिथि देवो भव, और इसी से शुरुआत करेंगे। संजीव जी, आपका रुख करेंगे और आपका स्वागत भी करेंगे और आपको बधाई भी देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तौर पर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 7:15 का वो ऐतिहासिक पल जिसका सभी को इंतजार है। पहली प्रतिक्रिया आपकी संजीव जी।
देखिए, सबसे पहले तो मैं देश भर के 140 करोड़ जनता का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और हमारे एनडीए गठबंधन के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया और एक ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के वो सभी लोग साक्षी बन रहे हैं, जहां एक नया इतिहास कायम करते हुए तीसरी बार कोई भी चुनी हुई सरकार 1962 के बाद पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार हम कहें तो पहली बार 1962 में नेहरू जी ने जो 3 बार प्रधानमंत्री बने और उसी इतिहास को हम एक बार से दोबारा से दोहरा रहे हैं। और एक जो ऐतिहासिक क्षण अभी 7:15 बजे जो माननीय प्रधानमंत्री जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे और हमारे तमाम एनडीए के सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे लगातार हम लोगों ने इससे पहले भी चर्चा की है और लगातार जो भी दावे आप लोगों के रहे, बहरहाल अब तो परिणाम सामने आ चुका है और आज एनडीए की एक तरह से सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक स्थिति बिल्कुल सामान्य है। एक चीज समझना चाहेंगे, क्या आपको लगता नहीं है, चूंकि आप लोग तो बहुमत के आंकड़े को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, ऐसे में सपोर्ट और सहारे के बिना चल नहीं पाएगी दुकान, तो क्या लगता है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उससे तमाम जो आपके साथी हैं, जो दूसरे दल वाले हैं, वो संतुष्ट रह पाने की संभावना और उम्मीद है? संजीव जी, देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के ध्येय वाक्य को लेकर हमारी 2 टर्म में पिछले 10 सालों में हमारी सरकारें चली और जिस समय भारतीय जनता पार्टी को अपने आप में पूर्ण बहुमत था, उस समय भी हमने अपने तमाम जितने भी एनडीए गठबंधन के जितने हमारे सहयोगी थे, हमने उनको भी उस समय पूरा सम्मान दिया और अब भी आगे भी हम अपने तमाम एनडीए के हमारे जितने सहयोगी हैं, उनका पूरा सम्मान हम उनको देने जा रहे हैं और एक अच्छे सामंजस्य के साथ हमारी जो अभी मोदी तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तीसरी बार जो हमारी एनडीए की सरकार बन रही है, ये जो कयासबाजी का जो दौर है वो केवल और केवल हताश, निराश और परेशान एनडीए गठबंधन है। वो ही इस तरह की जो एक छूट, भय और एक भ्रम का जो एक वातावरण पूरे देश भर में क्रिएट करने का एक वो प्रयास कर रहा है और इस षड्यंत्र कर रहा है, जिनको देश की जनता पहले ही नकार चुकी है। मैं सोचता हूँ आप दूर से बैठकर केवल और भ्रम जाल अपना फैलाते रहें, लेकिन देश की जनता आपके भ्रम जाल में आने वाली नहीं है। और जिस तरह से पहली अभी बैठक हुई थी एनडीए की, उस समय माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस समय तमाम एनडीए के जितने भी हमारे सांसद विजयी होके आए हैं और हमारे एनडीए के जितने भी साथी हैं, सभी लोग उसमें मौजूद थे और उस समय उन्होंने अपने अगले 10 साल का जो एक विजन है वो सबके सामने रखा और उन्होंने साथ ही साथ एक बात और भी स्पष्ट की कि हम बगैर कहीं किसी के दबाव में आए हुए, बगैर किसी उसके, हम लोग सरकार इस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी रणनीति थी, रणनीति में कहीं चूक हुई है, क्योंकि 370 पार का नारा था बीजेपी का और 400 पार का नारा था एनडीए के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हुई है ना, उसकी समीक्षा की जाएगी, जैसा कि आप कह रहे हो समीक्षा की भी जा रही है। लेकिन आज आप बधाई के पात्र हैं कि आज तीसरी बार एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं और कैबिनेट का करीब फैसला हो चुका है कौन कौन मंत्री बनेंगे। हम आपसे सीधा सवाल ये जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें बीजेपी की रणनीति में, तो क्या इस बार रणनीति कुछ बदलेगी? क्योंकि इस बार गठबंधन सरकार को चलाना है और गठबंधन सरकार को चलाना कोई बहुत आसान काम नहीं होता। आप भी समझते हैं गठबंधन सरकार में कई तरह की चीजें होती है, गठबंधन घटक जो दल हैं उनको साथ साधना ये आसान काम नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नरेंद्र मोदी के पास अनुभव बहुत है तो उनको चलाने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ कठिनाइयां तो आपको आएगी, ये तो आप मान के चल रहे हैं। देखिए, कठिनाइयां हमको कोई भी आने वाली नहीं है, सभी के सामंजस्य के साथ सरकार हमारी चलेगी। सबको विश्वास में लेकर हम लोग अपनी जो भी रीति नीति
और जो भी हमारा एक जो विकसित भारत का हमारा एक नारा है, जो संकल्प है, हम उसको पूरा करेंगे। और कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो नहीं चाहती कि देश का विकास हो और भारत एक विकसित राष्ट्र बने। और विकसित राष्ट्र बनने की जो हमारा एक संकल्पना है उसको सभी लोग साकार करेंगे और सभी का एक सामंजस्य, सभी का विश्वास इसमें साथ रहने वाला है। और मैं सोचता हूँ जो एक तरह से इंडी गठबंधन जो एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है, मैं सोचता हूँ बहुत ही शीघ्र वो पूरी तरह से धराशायी होने वाले हैं, ध्वस्त होने वाले हैं। सरकार बहुत बेहतरी के साथ काम करेगी। और आप ये देखिएगा, जो हमारे 10 साल की हमारी सरकार रही, जहां जिसमें हमने बेतहाशा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया, जहां हमने तमाम वर्गों को साथ लेकर काम करने का काम किया, चाहे हम किसान की आय दोगुनी करने की बात करें, चाहे गरीब उत्थान की बात करें, चाहे 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम करें, चाहे हम कोरोना काल की बात करें जहां पूरे विश्व भर में त्राही मची थी और भारत की जो अर्थव्यवस्था उसको स्टेबल करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसके लिए पूरे विश्व भर से उनको एक बधाई का तांता लगा रहा। और हमारी जो संजीव जी, आपकी इन सवालों से पूर्ण सहमति हमारी है और देश की भी हो सकती है, ऐसी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, इससे पहले जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा सपना लेकर चल रहे हैं, 2047 तक भारत देश को विकसित बनाने का एक बड़ा सपना। और इस बार फिर से अगर देखा जाए, भले ही एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा वही है जो देश चाह रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी। हालांकि वो कामयाब भी रहे हैं। फिर से प्रधानमंत्री आज शाम में शपथ ले रहे हैं, लेकिन सबका साथ सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी का नारा था, जो कि 2014 में देखने को मिला, 2019 में देखने को मिला, लेकिन 2024 में इसमें कम बढ़ोतरी देखने को मिली है। और यही कारण रहा है कि अब एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन सबका साथ सबका विश्वास अब भी निरंतर भारतीय जनता पार्टी कह रही है। तो उसकी तरफ से तो क्लियर देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या अन्य जो पार्टियां हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनका विश्वास कायम रहेगा आने वाले इन 5 वर्षों तक? बिल्कुल रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा। और जितने भी हमारे गठबंधन हैं और जो गठबंधन की 2 बड़ी पार्टियां हैं, उसमें नायडू साहब हैं और हमारे नीतीश जी हैं, नीतीश साहब हैं, तो दोनों ही पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारा पूर्ण सहयोग हमारे एनडीए गठबंधन की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बन रही है, हम हर पल और हर निर्णय में उनके साथ हैं। और वो भी चाहते हैं कि बिहार का भी जबरदस्त विकास हो, आंध्र प्रदेश का जबरदस्त विकास हो, हर किसी की, हर गठबंधन के सहयोगी की। संजीव जी, जितने आप आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार साहब जिस वजह से मशहूर हैं, ये आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। सर देखिए, माननीय नीतीश कुमार हमारे पुराने सहयोगी हैं और आज के सहयोगी नहीं बल्कि दशकों पुराने सहयोगी हैं। और ये हमारा जो सहयोग, ये जो एक वातावरण है आपस का कोऑर्डिनेशन का, एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। और मैं सोचता हूँ जितने हमारे विपक्षी हैं, जितने हमारे विरोधी हैं, जो एक अपने दिलों में एक नेगेटिविटी के जो सपने पाले हैं, उनके सपने पूरी तरह से ध्वस्त होने वाले हैं। और हमारा गठबंधन निरंतर और अधिक सौहार्दपूर्ण तरीके से और अधिक बड़ी ऊंचाइयां हम लोग छूने वाले हैं और देश को नई ऊंचाइयों पर हम लोग पहुंचाएंगे। ऐसी कामना और ऐसी भावनाएं लेकर हम लोग साथ चल रहे हैं। इस मुद्दे को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब जो है मंत्रिमंडल विस्तार की जो गठन की जो तैयारियां हैं वो करीब पूरी हो गई हैं और अब से तकरीबन कुछ घंटे के बाद मंत्रिमंडल का जो गठन है वो हो जाएगा। लेकिन सुबह जिस तरीके से माना जाता है कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल होता है, यहाँ पे आप ये तय नहीं कर सकते कौन आपके साथ कब है और कब चला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की जब संसदीय दल की बैठक हुई थी, उसमें स्पष्ट दिख रहा था कि नीतीश कुमार वहां भी कह रहे थे, नीतीश कुमार ने कई भाषणों में भी कहा कि हम हमेशा अब जो है एनडीए के साथ ही रहेंगे। लेकिन राजनीति है,
राजनीति में आप कुछ कह नहीं सकते कि कब क्या हो जाए, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में इतना तो जरूरत है कि अभी अगले कुछ साल तक कोई जो बहुत ज्यादा दिक्कत एनडीए को नहीं आएगी, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों समझते हैं कि एनडीए में उनके लिए रहना ज्यादा बेहतर है बनिस्पत की इंडिया गठबंधन में जाने से। लेकिन राजीव जी, अगर यहाँ स्पष्ट देखा जाए, भले ही शपथ ग्रहण समारोह आज शाम में है, विस्तार आज ही हो जाएगा मंत्रिमंडल का, कार्य योजनाओं को लाभान्वित दिया जाएगा, लेकिन स्थिति देखी जाए 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने साफ रुख कर दिया है कि किसी भी तरह की जो गैर वाजिब मांगे होंगी उनको पूरा नहीं किया जाएगा। तो आप इससे स्पष्ट लगा सकते हैं, भले ही गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि शपथ ग्रहण से पहले इस तरह का एक अलर्ट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और जब शुरुआती दौर में इस तरह का अलर्ट अब तक दे दिया गया है तो आने वाले 5 वर्षों की तो अभी शुरुआत होने वाली है। तो ऐसे में तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ये इस तरह की गठबंधन की तैयारियों को लेकर जो विश्वास जताया जा रहा है, भले ही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन वो विश्वास कायम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तक ना रह जाए, ये सिर्फ अंदेशा राजीव जी लगाया जा सकता है। इस बात को अगर चर्चा करें तो आप इस पे सबसे पहले आज का जो मोदी जी का जो आज का जो प्रोग्राम था उसको आप गौर से देखें तो मोदी जी आज सुबह से जो उनका प्रोग्राम चल रहा है, सबसे पहले वो राजघाट जाते हैं, वहां पे बापू को नमन करते हैं, उसके बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पे जाते हैं जहां उन्हें याद करते हैं। और आपको ध्यान होगा कि एनडीए गठबंधन को चलाने में जिस तरीके से 34 से ज्यादा दलों का साथ वाजपेयी जी ने लिया और उससे आगे बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं ये एक इशारा भी है सबके लिए कि मोदी जी इस बार कोशिश करेंगे कि सबको साथ लेकर चला जाए, क्योंकि सहयोगी दलों का साथ होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह भी है कि बीजेपी के पास अकेले 240 सीट है, तो इसलिए जो सहयोगी दल है वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी गैर वाजिब मांग को नहीं मानेगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी उसके बाद शाम में जेपी नड्डा के आवास पर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके नेताओं को बुलाया गया था, उनसे बातचीत की गई थी, उनसे डिमांड पूछा गया था आपको कौन सा मंत्रालय चाहिए, क्या चाहिए, उसके बाद एक बीच का रास्ता निकाला गया। तो जो सरकार है अभी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी नरेंद्र मोदी को सरकार चलाने में, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तीसरी बार वो आज सत्ता संभालेंगे और एक गौरव का क्षण भी होगा उनके लिए और पूरे देश के लिए कि। लेकिन इस तमाम चीजों के बीच में जो दिक्कतें की जहां तक बात है तो तत्काल कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाँ राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल है और इस संभावना में जिसे जहां फायदा होगा पहले वहां चला जाएगा। निश्चित रूप से संजीव जी आपके पास आना चाहेंगे। लगातार हमारे स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव जी मौजूद है, हमारे सहयोगी शुभम सोनी मौजूद है, लेकिन संजीव जी आपका रुख करेंगे। अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से भी संभावना जताई जा रही है कि मंत्री मंडल के विस्तार में और मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ उत्तराखंड से भी, और सबसे पहला अगर बात की जाए तो टम्टा जी का नाम सामने आ रहा है। संजीव जी कैसे देखेंगे, क्या लगता है उत्तराखंड से कितने लोग शामिल होंगे? चलिए ठीक है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार बने हुए हैं, लगातार पैनी नजर चुनाव संबंधित हर गतिविधियों पर बनाए हुए हैं, उनका रुख करेंगे। राजीव जी एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस तरह से आज की बैठक प्रधानमंत्री की रही है और उन्होंने साफ कर दिया, चूंकि सस्पेंस बना हुआ है किसके पास कौन सा मंत्रालय जाएगा और 4 मुख्य मंत्रालय वो बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के पास ही रहेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री ने तो साफ कर दिया कि मंत्रालयों से मतलब नहीं और मंत्रालय महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, तो इससे क्या कुछ समझा जा सकता है? राजीव जी ने ये तय कर लिया है कि जो अगले 100 दिन की जो कार्य योजना है वो तमाम मंत्रियों को बता दी जाएगी कि ये 100 दिन में करना है, जनता के हित में करना है। ठीक है, बीजेपी के पास सीटें कम है, 240 सीट है, 272 सीट बीजेपी नहीं ला पाई है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री के टेम्परामेंट में कोई चेंज नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री उसी टेम्परामेंट से काम करेंगे जिस टेम्परामेंट से वो लगातार दो टर्म चला चुके हैं इस देश को, उसी हिसाब से काम होगा। और ये बात जो है तमाम सहयोगी दल हैं उन्हें ये बात बता दी गई है, प्राथमिकताएं बता दी गई हैं, और प्राथमिकताओं में सबसे पहला काम वो आदमी है जो पायदान पर सबसे निचले स्तर पर है, उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिससे कि उस आदमी तक जिसे खाना नहीं मिल रहा है, जिसे रहने के आवास नहीं मिल रहे हैं, जिन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, उस तक कैसे पहुंचा जाए, इस बात को तय करके प्रधानमंत्री ने कार्य योजना बनाई है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के साथ जो सहयोगी दल हैं, बीजेपी के सहयोगी दल हैं, चाहे आप मान लें टीडीपी है या फिर एनडीए में जो घटक दल है, जेडीयू है या फिर बाकी जो दल है, उन तमाम दलों को ये बात बताई गई है कि हमें जनता के लिए काम करना है, जनता के हित में काम करना है। ये हो सकता है कि कुछ ऐसे कार्य योजना है जो बीजेपी करना चाहती थी, लेकिन अभी घटक दलों से बिना मशवरा किए बिना वो उसे आगे नहीं बढ़ाएगी, और तमाम घटक दल को से विचार करके कोई भी योजना बनाई जाएगी तो उनसे विचार करके उसे आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज महत्वपूर्ण बात ये होगा सरकार के लिए या नरेंद्र मोदी के लिए कि जो जनता की आकांक्षा
आकांक्षाएं हैं उसे पूरा करना होगा, क्योंकि तीसरी बार सत्ता में आना, और वो भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा विरोध नहीं था। 240 सीट आना कोई बहुत आसान काम नहीं है। तीसरे टर्म में नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार है जो रिटर्न कर रही है, तीसरी बार सत्ता में वापसी आएगी। आप देखने का नजरिया अलग हो सकता है कि गिलास पूरा भरा हुआ है, ये गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। लेकिन 240 सीट लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनना और सत्ता में आज काबिज होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है तीसरे टर्म के लिए भी। अच्छा राजीव जी, एक चीज और समझना चाहेंगे कि आने वाले 100 दिन एनडीए के तौर पर कितने महत्वपूर्ण है? चूंकि 2014 की बात करें, 100 दिन बड़े महत्वपूर्ण थे और प्रधानमंत्री के वो फैसले भी हम सभी को याद है। 2019 की बात की जाए तो आने वाले 100 दिनों में बड़े फैसले लिए हैं बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और आज भी एजेंडा साफ कर दिया है कि 100 दिनों में धरातल पर योजनाएं होनी चाहिए। सीधे तौर पर ये 100 दिनों की बात की जाए तो कितने महत्वपूर्ण हैं एनडीए के तौर पर? देखिए, ये आपको नजर आ जाएगा आज जब मंत्रिमंडल की शपथ हो जाएगी उसके बाद ये नजर आ जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट ये कहना है कि ना हम रुकेंगे, हमें चलना है। अगर आम लोग अगर 8 घंटे काम करते तो मैं 18 घंटे काम करता हूं, तो उसी कार्य योजना को आगे बढ़ाया जाएगा प्रधानमंत्री की ओर से। प्रधानमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो मंत्रिमंडल के सहयोगी होंगे उन्हें इस बात के लिए बताया जाएगा कि हमें किस तरीके से जनता के हित में काम करना है, और उसी तरीके से मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। तमाम जो कार्य है वो जनता को ध्यान में रखा जाएगा। जहां तक सवाल है कि क्या क्या होगा 100 दिन के अंदर, तो ये एक बार मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, विभागों का बंटवारा होगा, उसके बाद ये साफ साफ स्थिति सामने आएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने, आपको ध्यान होगा कि 4 तारीख से पहले ही उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें सारा डाटा लिया गया था क्या क्या काम अगले 100 दिन में करने हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री पूरी तरीके से एक्टिव थे और सारा काम चल रहा था वो। चलिए संजीव जी का रुख करेंगे, हमारे साथ संजीव जी लगातार जुड़े हैं। संजीव जी, अगर उत्तराखंड की बात की जाए, चूंकि लगातार हम लोगों ने उत्तराखंड की भी बात करें और लगातार उत्तराखंड में आप लोगों का प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहा है। 14 में 5 सीटें आपने जीती, 19 में 5 सीटें आपने जीती, 2014 में भी, 24 में भी आप लोगों ने वही एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपना दबदबा कायम रखा है। क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं इस नरेंद्र मोदी के 3.0 मंत्रिमंडल में? उत्तराखंड से कौन कौन शामिल हो सकता है अगर बताया जाए तो? देखिए, उत्तराखंड के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह रहा है, और जब जब भी उत्तराखंड ने किसी भी चीज के किसी भी कोई आवश्यकता उनके सामने रखी, उन्होंने दिल खोल कर उसको पूरा किया। चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो इस समय 2 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना परियोजना उत्तराखंड में चल रही है। आज से पहले इतनी बड़ी भारी मात्रा में कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास उत्तराखंड में नहीं हुआ, और डबल इंजन के माध्यम से जो यहाँ पर विकास हुआ है, उत्तराखंड की जनता ने भी माननीय मोदी जी के कामों का और जो विकास का उसके ऊपर पूरी अपनी सहमति की मोहर लगाई, और 5 की 5 सीटें एक बहुत प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की झोली में देने का काम किया। और आप बात रही मंत्रिमंडल की, तो श्री अजय टम्टा जी जो हमारे अल्मोड़ा से सांसद हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात अभी सामने आ रही है, और मैं सोचता हूँ उत्तराखंड का वो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड की तमाम जनता की ओर से हार्दिक धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूं। आपने उत्तराखंड को अपने मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। वो उत्तराखंड की आवाज बनकर माननीय मोदी जी के जो मंत्रिमंडल है उसमें शामिल होंगे। साथ ही जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका माननीय प्रधानमंत्री जी को एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, और जो उन्होंने उत्तराखंड के लिए एक महत्वाकांक्षी जो काम किया है, जैसे हम यूसीसी की बात करें, जैसे हम नकल विरोधी कानून की बात करें, धर्मांतरण कानून की बात करें, इन तमाम चीजों ने, इन तमाम उनकी इच्छा शक्ति भरे जो तमाम काम हैं, उन्हें इन तमाम कामों की वजह से उनको एक विशेष प्रसिद्धि उत्तराखंड सहित पूरे देश भर में मिली। और एक बड़ा कारण है इन सभी बातों को लेकर कि इस लोकसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 200 से अधिक रोड शो और जनसभाएं देश भर के विभिन्न अंचलों में जाकर की,
उसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं और अपने केंद्रीय नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने भी लगातार रोड शो किए, लगातार जनता के बीच गए, उन्होंने अपील की लोगों से और 5 की 5 सीट आप जीत कर आए हैं उत्तराखंड की अगर बात करें तो। लेकिन अब सरकार आज बन जाएगी, अब से कुछ घंटे के बाद जो है सरकार का गठन हो जाएगा और सरकार बनेगी। लेकिन चुनौतियां बीजेपी के सामने होंगी, क्योंकि अगले इस साल के खत्म होने तक कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, हरियाणा में चुनाव होने हैं, झारखंड में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन चुनौतियों को डील करने के लिए क्या बीजेपी को एक अलग रणनीति तैयार करनी पड़ेगी? देखिए, माननीय मोदी जी खुद सक्षम है, सशक्त हैं और एक बड़े विजन के साथ वो हमेशा काम करते आए हैं। आप चाहे उनके मुख्यमंत्रित्व काल की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री पर जो उन्होंने 10 साल काम किया और हर समय सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी ध्येय को लेकर काम किया, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, न किसी को कम न किसी को ज्यादा। और इसी ध्येय को लेकर वो आगे भी काम करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने अपना विजन में क्लियर किया है। और जो 100 दिन का उन्होंने एक रोड मैप देश के सामने रखा है और साथ ही साथ आज जो नए मंत्रिमंडल में शामिल संभावित होने वाले हैं, उन सबके साथ भी जो बैठक हुई उसमें भी उन्होंने पहले ही दिन सबको एक स्पष्ट संदेश देने का काम किया कि अब आप सब ने काम पे लग जाना है और केवल देश को आगे बढ़ाना, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हमने भारत को लाना है और किसी भी वर्ग को हमने अछूता नहीं छोड़ना है। तमाम भाई भतीजावाद से ऊपर उठते हुए और केवल देश के लिए सोचना है, भ्रष्टाचार मुक्त। संजीव जी, जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल सही है कि मोदी जी की धाक देश और विदेश दोनों जगह है, उसमें उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा सवाल दूसरा था, हमारा सवाल ये था कि क्या जो रणनीति है उसे आपको बदलना पड़ेगा या एक नई रणनीति के साथ आपको विधानसभा चुनाव में जाना पड़ेगा? आज की बात हम नहीं कर रहे, आज तो शपथ ग्रहण होगा ये सबको पता है, लेकिन हम रणनीति की बात कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से यूपी में जो आप अपेक्षा कर रहे थे वो अपेक्षा पे आप खड़े नहीं उतर पाए, हरियाणा में भी आपकी कुछ सीटें कम हुई हैं, तो क्या एक नई रणनीति के साथ आप जाएंगे जनता के बीच में, जनता को विश्वास दिलाएंगे कि राज्य सरकारों में भी बीजेपी का होना बहुत जरूरी है? देखिए, जहाँ जहाँ हमारी डबल इंजन की सरकारें, हमारी सरकारों ने लगातार काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। और कई बार कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी अभी भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेगी, कहाँ कुछ कमी रह गई और उन कमियों को हम कैसे पूरी तरह से कमियों को दूर करके हम जो हमारा एक अपेक्षित नंबर्स हैं, हम वो उसको कैसे वो अचीव कर सकते हैं। और मैं सोचता हूँ समीक्षा का दौर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलता रहता है। हम जब विजय होते हैं तब भी हम समीक्षा करते हैं, कोई कमी रह जाती है तब भी हम समीक्षा करते हैं और समीक्षा करने के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट भी होती हैं और अपनी कई बार गलतियां होती हैं, गलतियों का सुधार भी होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये सबसे अच्छी बात है कि हम लोग आपस में मिलजुल कर एक जो सामंजस्य के साथ हम लोग काम करते हैं, अनुशासन के साथ हम लोग जो काम करते हैं और उसका एक सद परिणाम है देश भर की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक विश्वास का जो हम लोग वातावरण हमने एक तैयार किया है, उस विश्वास के वातावरण को। चलिए बने रहिए आप, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे स्टूडियो में 2 खास हमारे सहयोगी मौजूद हैं, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राजीव जी लगातार जुड़े हैं और शुभम सोनी हमारे सहयोगी जुड़े हैं स्टूडियो से। आपके पास लौटेंगे हम संजीव जी, लेकिन अपने सहयोगियों का रुख करेंगे। सबसे पहले हम रुख करते हैं, शुभम सोनी लगातार बने हुए और हर पैनी नजर जमाए हुए थे तमाम चुनाव गतिविधियों पर। शुभम, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज हम कह सकते हैं सरकार का गठन होने जा रहा है। क्या 5 साल की अगर बात करें या फिर अब आज से शुरुआत की बात करें, लेकिन हर पल डर बना रहेगा, डर सताता रहेगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये हम कह सकते हैं तमाम दलों में सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन फिर भी सपोर्ट और सहयोग जरूरी है फिलहाल की अगर बात की जाए, तो ऐसे में डर तो बना ही रहेगा हर पल।
बिल्कुल हमेशा डर बना रहेगा और आज के शपथ ग्रहण के बाद से आने वाले इन 5 वर्षों में हर एक चंद मिनट में किसी भी तरह की अगर कोई भी योजनाओं का अगर लाभ जनता तक पहुंचाना है तो उससे पहले लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला जो एनडीए सरकार का गठबंधन है उसमें तमाम सहयोगी दलों के साथ में सुझाव लेना आवश्यक होगा और कई तरह की अटकलें यहीं भी आएंगी। रजा, जिस तरह से इससे पहले प्रधानमंत्री पद 2 बार का ले चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनुभव है, ज्ञान है, राजनेता होने के कारण उनके द्वारा देखा गया है कि लोगों को किस तरह से लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ देना है, लेकिन तब हाथ में सत्ता उनके खुद थी, सिर्फ एक्शन लेना है और सीधा धरातल पर उतार देना है। लेकिन अब कई अटकलें ऐसी आएंगी कि जो उनके दिमाग में चल रहा है कि शायद विकसित भारत के लिए यह कदम अहम होगा और जब वो रखा जाएगा सहयोगी दलों के सामने तो हो सकता है कि उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाए। तो ऐसी चीजों में समय अब और भी लग सकता है। और जैसा कि अभी आपने भी देखा है कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी डिस्कशन कर रहे थे कि ये लोकसभा का चुनाव तो जैसे तैसे कंप्लीट हो गया है, एनडीए की सरकार आ रही है, लेकिन अब आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। तो देखिए लोकसभा चुनाव बड़ा अहम होता है देश भर के लिए और अगर इस अहम चुनाव में भी आपको कमी कहीं फील हुई है तो अब सुझाव आपके पास है, आपके पास वो तमाम समय है जहां आपके द्वारा कमियां देखी गई हैं, शायद जनता ने आपका रुख नहीं किया है, तो अब सुझाव और उन समस्याओं के समाधान को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी आगे आती है तो 5 साल तो बहुत दूर की बात ही, विधानसभा चुनाव में भी नतीजे पता चल जाएंगे आखिरकार कितना संगठन को शक्ति दे रही है जनता। ठीक है, चलिए राजीव जी का रुख करते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो में मौजूद है। राजीव जी, मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात की जाए तो ये अभी तक जो नाम सामने आया है संभावित तौर पर वो कुछ नए चेहरे भी शामिल हैं इस मंत्री मंडल में और खास तौर से कुछ ऐसे चेहरे हैं जो वापस भी आ रहे हैं। लेकिन एक और सवाल बना हुआ है जेपी नड्डा को लेकर के, इस बार चूंकि उनका भी कार्यकाल समाप्त होने वाला है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो ऐसे में क्या लगता है जेपी नड्डा भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं और भी कौन कौन मुख्य चेहरे जो कि नए तौर पर इसमें शामिल हो रहे हैं? राजीव जी, जहां तक जेपी नड्डा का सवाल है, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और कई नामों पर बीजेपी चर्चा कर रही है जिन्हें अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन जहां तक इस मंत्रिमंडल की बात करते हैं, आप देखिए बीजेपी इसमें दोनों तरह के लोग को शामिल कर रही है, कुछ नए चेहरे भी आएंगे और जो कुछ पुराने चेहरे भी आएंगे। आप देखिए मध्य प्रदेश को याद करिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपार बहुमत लेकर आई। शिवराज सिंह चौहान उस वक्त वहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्हें वहाँ से रोका गया और दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया गया और आज शिवराज सिंह चौहान ऐसी संभावना है कि वो मुख्यमंत्री से वहाँ जब हटाया गया था तो उनसे ये बताया गया था कि अब आपको दिल्ली के लिए काम करना है, आपको देश की राजनीति करनी है और वो आज मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अगर हम बात करें मनोहर लाल खट्टर की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्हें वहां से हटाया गया, उन्हें दूसरे व्यक्ति को लाया गया और उसके बाद उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया गया और ये भी संभावना है फिर वो भी बनेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति है बहुत स्पष्ट है कि पुराने लोगों को साथ रखा जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए और बाकी दलों में यही कमी है, उसमें जो एक बार बन जाता है मुख्यमंत्री या मंत्री फिर वो लगातार बने रहते हैं। लेकिन बीजेपी में ये ऐसी कुछ चीज़ें होती नहीं है। बीजेपी में आपको संगठन से लेकर सरकार सब में काम करने का आपको मौका मिलेगा। और जहाँ तक आपने बात किया कि कौन कौन से चेहरे होंगे, तो जो चेहरे हैं वो अगर आप बात करें राजनाथ सिंह की तो राजनाथ सिंह मंत्री बनने जा रहे हैं। अगर हम बात कर ले पीयूष गोयल की तो वो मंत्री बनने जा रहे हैं। अमित शाह की भी संभावना है कि अमित शाह मंत्री बनेंगे ही। और अगर सहयोगी दलों की बात करें तो एलजेपी से चिराग पासवान का नाम है, जेडीयू से ललन सिंह का नाम है, जेडीएस से कुमारस्वामी का नाम है। तो कई ऐसे चेहरे हैं जो कि इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और इन तमाम जो लोग हैं उनका एक ही ध्येय होगा, एक ही लक्ष्य होगा कि नरेंद्र मोदी जिस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको लेकर के जनता ने तीसरी बार उन्हें बहुमत दिया है, एनडीए गठबंधन को बहुमत दिया है, तो तमाम जो एनडीए घटक दल हैं एक साथ मिलकर जनता के हित के जो भी फैसले होते हैं उसको लिए जाएं और उसे करें। जैसा कि शुभम बता रहे थे, दिक्कतें जब आप कॉलिशन गवर्नमेंट चलाते हैं तो दिक्कतें आपके सामने आएंगी, दिक्कतों को आपको डील करना पड़ेगा। वन साइडेड आप नहीं कर सकते हैं कि जब आप खुद सत्ता में होते हैं, अगर आपकी खुद बहुमत होती है तो आप सत्ता अपने हिसाब से चलाते हैं। लेकिन यहाँ कॉलिशन गवर्नमेंट की भी, क्योंकि वो कॉलिशन सरकारें ये चल रही हैं जिनकी कई राज्यों में सरकार है उनकी। अगर हम बात करें जेडीयू की तो बिहार में जेडीयू और बीजेपी मिलकर सरकार चला रही है। अगर बात करें आप आंध्र प्रदेश की तो वहाँ पे टीडीपी और बीजेपी रहेगी सत्ता में। तो और दूसरी बात जो कह रहे थे कि इस गठबंधन में क्या कुछ होगा, टीडीपी इस बात को समझती है कि एनडीए के साथ रहना, मोदी के साथ रहना उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है बनिस्पत कि वो दूसरे गठबंधन में जाएंगे। उन्होंने देखा है 14 में साथ थे, सरकार चल रही थी उनकी, 19 में वो अलग हुए, सत्ता से बेदखल हो गए, 24 में फिर वो साथ आए, बीजेपी के एनडीए के साथ आए, फिर वो सत्ता में आ गए। तो ये चलता रहता है और ये प्रो और कॉन्स जो है वो होता है। और राजनीति में जिस तरह से हम कहते हैं, लगातार हम इस बात का जिक्र करते हैं कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल होता है। इसमें संभावित क्या होगा ये किसी को नहीं पता होता है। लेकिन चूंकि आज
इस देश के लिए, बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि तीसरी बार सत्ता वापसी आ रही है। तो इसलिए बीजेपी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने मेहनत किया, जमीन पर धन्यवाद। राजीव जी, जैसा कि आपने मध्य प्रदेश का कहा कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में लाना था, हरियाणा की बात की जाए मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में लाना था, देश की सेवा करनी थी, देश के लिए काम करना था, तो ऐसे में एक सवाल यह भी बना हुआ है, फिर यूपी का रुख क्यों नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने? चूंकि योगी आदित्यनाथ भी कार्यशैली जिस वजह से वो जाने जाते हैं, उनको क्या केंद्र में लाने की तैयारी या उन्हें राज्य तक ही रखना है? अगर इस बात में बात की जाए तो काम कर रहे हैं राज्य में, बेहतर काम हो रहा है, बीजेपी इस बात को समझ रही है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप ये जानना चाह रहे हैं कि वहां सीटें कम हुई है बीजेपी की। देखिए, जब राजनीति में आप जाते हैं तो जीत और हार ये लगा रहता है, और आप कई चीजें होती हैं। ये हो सकता है कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, कई बार आप विपक्षी पार्टी की रणनीति है उसको आप तोड़ नहीं पाते हैं, ये कारण हो सकते हैं। लेकिन तत्काल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें अभी उत्तर प्रदेश में ही रखा जाएगा, क्योंकि उनके जो कामकाज है उसकी समीक्षा आप करें तो पहले की तुलना में बहुत बेहतर वहाँ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रही है, और कई योजनाएं हैं जो सीधे से जमीन तक जो आम लोग हैं उस तक पहुंचाई जा रही है। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ अभी राज्य में रहेंगे, वो स्टेट की राजनीति करते रहेंगे, मुख्यमंत्री पद वो संभालेंगे, और जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार यहाँ बन रही है, जो कि आज सबसे कुछ घंटे बाद शपथ ग्रहण समारोह यहाँ होगा राष्ट्रपति भवन में, तो उसमें जो लोग शामिल किए गए हैं उनका अनुभव, कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने लोग हैं, सब मिलकर काम करेंगे और सबको मोदी जी के नेतृत्व में काम करना होगा, ये स्पष्ट है। ये लेकिन जैसा ये देखा गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है संगठनात्मक पार्टी होना, और यहाँ पर जिम्मेदारियों को निर्वहन और उसी को कमान संभालने का मौका दिया जाता है जो धरातल पर काम करता है। देखा जाए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा चेहरा रहा है। बीते कार्यकाल में अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कई उत्थान को लेकर के कई योजनाओं का लोगों को लाभ दिया है, और इसीलिए वह चर्चित चेहरा अब देश की एक बड़ी कमान के लिए विपक्ष के द्वारा भी कहा जा रहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए अवसर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से 2024 के चुनाव में विदिशा सीट से उनके द्वारा चुनाव लड़ा गया है और जो आंकड़े उनके पास आए हैं 8,00,000% से ज्यादा वोटों से उन्होंने सफलता हासिल की है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए वाराणसी सीट से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार थे, 2 लाख से ज्यादा वोट उन्हें मिले हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के विपक्षी कांग्रेस का समर्थन शिवराज सिंह चौहान के लिए था कि इनको आवश्यकता है प्रधानमंत्री के पद पर बैठाने के लिए, लेकिन वो पार्टी ने क्यों नहीं सोचा? क्या लगता है आपको वहां नतीजे किस तरह के देखे गए होंगे? देखिए, सरकार चलाना और विपक्षी गठबंधन का बयान देना दो अलग अलग मुद्दे हैं। आपकी स्वीकार्यता किसकी कितनी ज़्यादा है तो ये आपको समझना पड़ेगा। जहाँ तक शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को एक आम बीजेपी कार्यकर्ता से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्हें केंद्र में लाया जा रहा है। हो सकता है कि वो अगले यहाँ पे मंत्री बनेंगे, लेकिन जो चीज़ें होती हैं कि आपने पूरा का पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा है। कांग्रेस क्या कह रही है उससे बीजेपी को बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस क्या नहीं कह रही है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान आप देखिए कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होता है, परिणाम आते हैं, बीजेपी बहुमत में आती है। उस दिन से शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हम ये कोशिश करेंगे कि इस बार 29 की 29 सीट जीतकर मोदी जी को दिया जाए, और वही हुआ। बीजेपी ने वहाँ क्लीन स्वीप किया, कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का अपना एक कैलिबर है, उनका अपना एक टैलेंट है, जिस तरीके से वो राज्य में सत्ता चला रहे थे। और लेकिन कहा जा सकता है कि भले ही चुनाव अच्छे आंकड़ों से जीते हैं, लेकिन चेहरा नरेंद्र मोदी का पूरे देश भर में रहा है, और जो चुनाव हुआ है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुआ है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और वही अब इस बार सत्ता संभालने जा रहे हैं। और जिस तरीके से मोदी के फेवर में जिस तरह से पूरा कैंपेन चला है जी, तो इसलिए इस दूसरे नाम पे विचार की कोई संभावना बिल्कुल ही नगण्य थी। कांग्रेस क्या कह रही है उससे बीजेपी को बहुत अंतर नहीं पड़ता है। खुद प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री अगर चाहे तो वो खुद बैक हो सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा ऐसा चेहरा नहीं है जो, चूंकि पूरा भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की बात करें, इतनी मजबूती की बात करें, फैलाव की बात करें, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरों के साथ, और एक तरह से बीजेपी तो मोदी मैजिक मानती है। और बहुत सारे ऐसे सांसद होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो कि मोदी के नाम पे ही चुनाव जीतते हुए नजर आते हैं। तो निश्चित रूप से ये तो कहा ही नहीं जा सकता। चलिए राजीव जी आप तक पहुंचेंगे, और शुभम आप भी बने रहिए, चूंकि हमारे साथ लगातार मेहमान संजीव जी भी जुड़े, उनका भी एक बार रुख करेंगे। संजीव जी, जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी के पास पीएम फेस के लिए ये तो मारामारी विपक्ष में चलती है, चूंकि उसमें ये चुनौतियां हैं। बीजेपी के पास तो ऐसी कोई संभावना है ही नहीं कि पीएम फेस के लिए, चूंकि जब तक मोदी है तो दूसरा कोई सामने अभी आने की संभावना नहीं है। इस पर आपका क्या कुछ मत है संजीव जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा है, और आज मोदी जी की इतना जबरदस्त
एक उनका ऑरा है, जिनका देश और विदेश में एक तरह से ग्लोबल लीडर के रूप में माननीय मोदी जी उभर के आए हैं और उनके नेतृत्व में देश हमेशा से विकास के पथ पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है और आगे भी देश लगातार बढ़ता चला जाएगा। भी बात की जाती है और खुद प्रधानमंत्री के तौर पर भी ये बात कही गई है, तो उसका कोई यहाँ पर अगर बात की जाए तो धरातल पर कोई जरूरत है नहीं ना एज लिमिटेशन की। संजीव जी, लिमिटेशन की लगातार बात कही गई है, तो क्या प्रधानमंत्री के नाम के आगे वहां एज लिमिटेशन की तो कोई बात है नहीं, कोई जरूरत है नहीं इसकी? देखिए, कोई एज लिमिटेशन की कोई बात कभी हुई नहीं एज लिमिटेशन वाली बात है, ऐसा कुछ है नहीं। और आप देखिएगा कि 10 साल यूपीए की सरकार रही, तो 10 साल यूपीए की सरकार के बाद जैसे ही अगला चुनाव उनका हुआ तो कांग्रेस पार्टी 42 पे आके सिमट गई। और यदि आप उनके 3 बार का चुनाव में जो उनका परिणाम आया, उन तीनों का योग भी कर देते हैं तो उससे मैं सोचता हूँ उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर लेकर आई है। और मैं सोचता हूँ जनादेश है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज पूरे देश भर की जनता और ये मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन काम करती है, गरीब वर्ग का उत्थान के लिए काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, और देश को हम कैसे बहुत उन्नत आत्मनिर्भर बना सकते हैं इस दिशा में हम लोग काम करते हैं। किसान की आय को हम कैसा दोगुना कर सकते हैं, इस दिशा में हम लोग काम है ना। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हो वो ठीक है कि आप जो जैसे योजनाएं ला रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट अब फॉर्म हो रही है, लेकिन जो एक सवाल उठता है, हर किसी के मन में उठता है कि एक पोस्टर चलता है बिहार में कि नीतीश सबके हैं, और अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसकी परिकल्पना नीतीश कुमार की थी कि इंडिया गठबंधन बनाया जाए और बीजेपी के साथ लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया था, जिससे कि खैर नीतीश कुमार अलग हो गए। लेकिन आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार, ऐसा माना जाता है कि वो वक्त देखते हैं और वक्त के साथ किसी भी पार्टी के साथ मिल सकते हैं, ऐसा माना जाता है और ऐसा लगातार हमने देखा भी है, तो कितना आप उन पे फेथ कर रहे हैं कि हाँ कि नीतीश कुमार आपके साथ बने रहेंगे? देखिए, हम उनके ऊपर 100% फेथ करते हैं और फेथ करते रहेंगे। और ये जो अभी आपने एक पोस्टर की बात करी, तो वो पोस्टर इंडी गठबंधन के द्वारा बनाया गया था, और जैसे इंडी गठबंधन के अपने कर्म हैं और वो अपने कर्मों की ही सजा पा रहे हैं। आज भी 99 पर सिमटे हैं और अपनी थाली को देखते नहीं बल्कि दूसरी की थाली में उसका स्वाद कैसे खराब हो, इसकी वो लगातार एक तरह से षड्यंत्र करते रहते हैं। जिस तरह से अभी जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में वो लगातार देश की जनता को गुमराह करते रहे कि संविधान समाप्त कर देंगे, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा, SC, ST और OBC का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तो मैं सोचता हूँ उनके पास न कोई विकास का रोड मैप था, न विकास की कभी सोच उनके पास रही है, और उनके पास है तो केवल और केवल षड्यंत्र है, केवल और केवल भ्रम जाल में। जैसा कि आप कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया गया विपक्ष की ओर से, यही कह रहे हैं ना आप, तो निश्चित रूप से इस पर तो सवाल आपकी विश्वसनीयता पे भी होगा कि उनकी बात जनता तक पहुंच गई, आप लोगों की बात क्यों नहीं पहुंची? देखिए, आज लंबी जो कतारें लखनऊ में, दिल्ली में, कर्नाटका के कई सारे शहरों में जो लंबी हमारी मातृशक्ति की कतारें लगी हुई हैं 8,500 रुपए लेने के लिए, जिस तरह की झूठी गारंटियां उन्होंने लगातार बांटी, तो मैं सोचता हूँ इसी से उनकी जो विश्वसनीयता पूरी तरह से, विश्वसनीयता तो पहले भी थी नहीं, लेकिन कहीं कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर वो उनका झूठ कामयाब हुआ है और अपना झूठ को एक तरह से वोट में कन्वर्ट करने में वो लोग कामयाब हुए। अभी आप विगत का विधानसभा का चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुआ, वहां पर उन्होंने युवाओं से एक बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ा छल किया। वहां पर उन्होंने कहा था
और किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा था, राहुल गांधी ने कहा था, प्रियंका गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार जैसी अस्तित्व में आएगी, हम 3 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां यहाँ के युवाओं को देंगे और 10-10 हजार रुपए मातृ शक्ति को देंगे। ना तो आपने भी बोला था 2 करोड़ हर साल नौकरी, आप लोगों ने भी तो बोला था। सर मैं आ रहा हूँ आपकी बात कर रहे हैं कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया, तो कहीं ना कहीं आपसे चूक तो हुई है ना कि आप उस भ्रम को तोड़ नहीं पाए। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, अखिलेश यादव लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि सरकार जो है आरक्षण हटा देगी, सरकार जो है नौकरियां नहीं देना चाहती हैं, सरकार जो है महंगाई चरम पे है, कुछ करना नहीं चाहती है। तो उन्होंने जो एक बनाया, लोगों के दिमाग में भरा कि ये हो सकता है, ये संभव है, चुनाव नहीं होने देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपसे चूक तो हुई है ना कि आपने उसको काट नहीं कर पाए आप उसको, जिसका नतीजा ये निकला कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर गठबंधन जो है बहुत सारी सीटें ले गई आपसे। आप दावा करते कम से कम 70 तो आएगा ही, बीजेपी को आ जाएगा। तो कहीं आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि कहीं चूक हुई है, विपक्ष ने भ्रम फैलाया, आप उस भ्रम को आप तोड़ नहीं पाए। देखिए जहां पर कोई भी चूक हुई है तो उस चूक की भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और उस चूक से कैसे पार पाया जाए उसके ऊपर भी जो भी हमारे पास सुझाव आएंगे उनकी हम लगातार समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हमारा बहुत बड़ा संगठन है और उस संगठन में निरंतर चिंता भी होती है, चिंतन भी होता है और उस चिंतन से हम भविष्य में उस चीज को कैसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे कैसे हम पार पा सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग लगातार विचार कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रणनीति तो बनानी पड़ेगी, आपको जो चूक है उसकी समीक्षा भी करनी पड़ेगी। लेकिन शुभम, जिस फोटो का जिक्र हम कर रहे थे अपने अतिथि से कि बिहार में फोटो चलता है कि नीतीश सबके हैं, और ये फोटो नीतीश कुमार के लोगों ने लगाया था, जेडीयू के लोगों ने ही लगाया था। अब ये फोटो पिछले कुछ घंटे से, अगर कल से बात करें, कल से ये फोटो लखनऊ में भी चल रहा है, अखिलेश सबके हैं। तो इसके क्या मायने निकाले जाए? अखिलेश सबके हैं तो क्या कहना चाह रहे? अखिलेश यादव इस फोटो के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो राजनीति है ये आपसे और हमसे ही बनती है। यहां पर पक्ष और विपक्ष के द्वारा ये तय किया जाता है कि आखिरकार सत्ता में क्या चल रहा है और उनके पहलुओं को कैसे खींचना है। नीतीश का नाम बहुत पुराना है, राजनीतिक अभाव में अगर देखा जाए तो जहां बदलाव होता है अवसरवादी नेता के रूप में देखा जाता है। हालांकि जैसा आपने भी पहले डिस्कशन में बताया कि इंडिया गठबंधन जब बना था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ और नीतीश का साथ होना था, लेकिन दोनों उस गठबंधन से अलग हो गए। तो देखिए दोबारा से कांग्रेस ने और तमाम पार्टियों के द्वारा इंडिया गठबंधन को पकड़ लिया गया। अब इस बार फिर चेहरे को देखते हुए जिस तरह से नीतीश कुमार ने बाजी मारी है और सत्ता पक्ष में एक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया गया है और जेडीयू अब यहां गठबंधन की सरकार में एक जिम्मेदारी पद पर आ गए हैं, तो हो सकता है कि अब सपा को भी यह लग रहा है कि अवसर अगर हमें भी मिलता है तो हम भी क्यों ना उन्हीं पक्ष चिन्हों पर चल दें जहां पर नीतीश बाबू आगे चलते रहे हैं। सही कहा कि जिस तरीके से राजनीति चल रही है आज के दिन, उस तरह से ये होता नहीं है कि अगर आपने गठबंधन तैयार किया और गठबंधन में शामिल है, लेकिन कई बार राजनीतिक दल जो है अपने हिसाब से सोचते हैं कि उन्हें क्या करना है जिससे वो सत्ता में बने रहें। अगर संजीव जी, अगर हम बात करें कि आज की राजनीति की, आज तो आप बधाई के पात्र हैं, आपकी सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार वापस आ रही है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कड़ा सवाल आपसे किया जाए तो वो तो उचित नहीं होगा आज, कम से कम आज के दिन। तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि अब से कुछ देर बाद मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, तो क्या क्या उम्मीदें हैं? क्या आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है आम आदमी, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जो भी फैसले उन्होंने लिए हैं आम आदमी सेंटर पॉइंट पे आम आदमी ही है, तो क्या उसी टेम्परामेंट से जो तीसरा कार्यकाल है वो भी चलेगा? जी देखिए, माननीय मोदी जी ने पहले भी स्पष्ट किया है, अभी जो मैंने बताया कि 3-4 दिन पहले जो बैठक हुई थी उसमें भी उन्होंने अगले 10 साल में हमने तमाम अपना गरीब वर्ग का उत्थान के लिए जो जो काम करने हैं, जो काम हमने 10 साल में किए हैं, जो काम अधूरे रह गए हैं, उन्हीं कामों को हमने और आगे कैसे बढ़ाना है। चाहे हम आवास की बात करें, उज्ज्वला की बात करें और किसान की आय को हम और अधिक कैसे बढ़ा सकते हैं, और अपना ओबीसी, एससी, एसटी, तमाम आदिवासी वर्ग, उन सब के और ज्यादा आर्थिक रूप से कैसे सदृढ़ समृद्ध कर सकते हैं, इन तमाम बातों के ऊपर एक जो हमारा
लगातार जो पिछले 10 सालों काम होता रहा, उन्हीं तमाम कामों को हम लोग ने आगे बढ़ाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट पिछले 10 सालों में हमें देखने को मिला, चाहे हम एयरपोर्ट की बात करें, चाहे एक्सप्रेस वे की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, एम्स की बात करें, जितना डेवलपमेंट 60-65 सालों में हुआ, उससे 1.5 गुना मात्र 10 सालों के अंदर हम लोग कर पाए। और इन कामों को हम बहुत तेजी के साथ और आगे बढ़ाएंगे। और ये संजीव जी, जिस तरह से आपने बताया कि बीते 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की कमान संभालने के बाद तमाम योजनाओं का लाभ दिया गया है, देश की उन्नति और उत्थान के लिए काम किए हैं, और शायद यही उम्मीदों के साथ में 400 पार का नारा देते हुए फुल कॉन्फिडेंस से भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी माहौल में देखने को मिलेगी थी। लेकिन आंकड़े आने के बाद जब विपक्षों के द्वारा यहां पर कतारबद्ध तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, तब भी अगर देखा गया है तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आई है कि जितनी हमारी खुद की सीटें हैं उतनी इंडिया गठबंधन की नहीं है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि आपके पास भले ही खुद पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनाई गई है, लेकिन जितनी सीटें आई हैं आप उतने में भी संतुष्ट हैं। तो फिर 400 पार का नारा क्यों दिया जा रहा था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम विकास के नारे पर चल रहे थे, हम विकास का नारा दे रहे थे, हम विकास का जो हमारा संकल्प है उसको दोहरा रहे थे। हमने जितना काम किया हम उसको ग्राउंड जीरो पर, धरातल पर लेकर गए, लेकिन विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। और ये लोग जातिवाद की बात करने लगे, ये लोग धर्म की बात पे आ गए, ये मुस्लिम आरक्षण पर आ गए, ये लोग विरासत टैक्स पर आ गए, और इस तरह की जो तमाम बातों को लेकर इन्होंने देश के चुनाव की जो दिशा चेंज करने का काम किया, और एक जो नेगेटिविटी का भाव पूरा का पूरा इन्होंने देश की जनता के सामने परोसने का काम किया। तो विपक्ष केवल और केवल नेगेटिविटी के आधार पर चुनाव लड़ा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी का विजन बिल्कुल क्लियर था कि विकास किया है, विकास करेंगे, देश की जनता को स्मृत किया है और आगे भी हम स्मृत करेंगे। किंतु कहीं ना कहीं जातिवाद का जो जहर इंडी गठबंधन खोलने में कामयाब रहा, कहीं ना कहीं 1 लाख का जो इनका जो एक प्रलोभन था वो ये लोग डिलीवर करने में कामयाब रहे। और भी जो भी कारण है उन सब की अब हम लोग समीक्षा करेंगे, और मैं सोचता हूँ समीक्षा करने के बाद ही कुछ रिजल्ट भी आते हैं। ठीक है संजीव जी, आप बने रहिए, आपका बहुत धन्यवाद। और लगातार आपने हम लोगों के साथ आप जुड़े रहे और अपनी राय आपने रखी है, पार्टी का पक्ष रखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप बने रहिए, चुके हैं वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लगातार स्टूडियो में भी हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए। In the heart of precision since 1978, emerges a trusted name, India International House Limited. A beacon of excellence, our modern manufacturing unit symbolizes quality at every turn. Established exporter, our wings span across the globe, from the UK to the USA, Canada, Australia, South Africa, and Europe. We are a global force. At the core of innovation, our diverse production processes cater to every need, unveiling a world of possibilities. Your vision, our packaging. From blister packing to elegant retail boxes, we tailor solutions for you. Step into a realm of possibilities. Door handles, bathroom accessories, curtain poles. Our diverse product categories redefine elegance. Our core beats with rapid in-house modeling, extensive QC procedures, and the satisfaction of customers worldwide. Led by industry professionals, our team is the driving force behind our commitment to excellence. India International House Limited, your trusted partner in precision manufacturing. श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे पहुंचे दिल्ली। मनोनीत नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आज होने वाले हैं शामिल।
भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्से पहुंचे दिल्ली। आपको बता दें, प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। आज शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लेंगे शपथ। मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू पहुंचे दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। दिल्ली भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद मनोहर लाल खट्टर ने पीएम के निमंत्रण को लेकर दिया बयान। कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था। स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा पीएम हमेशा करते हैं। अपने मंत्रिमंडल के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं। उन्हीं को बुलाते हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना होता है। हरियाणा से मेरे अलावा राविंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर शामिल हैं। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। धूमधाम से पटाखे फोड़ खुशी से झूमते नजर आए भाजपा कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी का बयान आया सामने। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण ऐतिहासिक है। सीएम ममता बनर्जी पार्टी एक राज्य स्तरीय पार्टी है। बंगाल में हमें 12 सीटें मिली। उन्होंने टीएमसी एक मजबूत सांप्रदायिक चुनावी अभियान किया और मुस्लिम वोट के बल पर चुनाव जीता। प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में आयोजित अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले पहुंचे राजघाट। महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह से पहले पहुंचे अटल स्मृति स्थल। अटल बिहारी वाजपेयी को दी पुष्पांजलि अर्पित कर। प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी और भाजपा नेता राजनाथ सिंह शपथ ग्रहण समारोह से पहले पहुंचे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। यहां पर श्रद्धांजलि की अर्पित। प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर की पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद आगंतुक पुस्तिका पर किया हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय 10 से और 11 जून का काशी दौरा कार्यक्रम हुआ स्थगित। सुरक्षा में जुटी एसपीजी समेत अधिकारियों की टीम शनिवार की रात दिल्ली लौटी। 13 जून को प्रधानमंत्री आ सकते हैं काशी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर में करेंगे दर्शन। बेगूसराय से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद गिरिराज सिंह ने विश्वास व्यक्त करने को लेकर किया पीएम मोदी का धन्यवाद। कहा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसके सिवा कोई संकल्प ही नहीं है। एनडीए है, एनडीए था और एनडीए रहेगा। भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान आया सामने। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मोदी जी ने जो देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया है, हम उसको पूरा करने के लिए टीम की तरह काम करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने जेडीयू पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया सामने। आज के दिन को बताया ऐतिहासिक। कहा, तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन हो रहा है। इस तीसरे कार्यक्रम में ऐतिहासिक निर्णय होंगे और जो 10 साल में देश का विकास हुआ, देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है, उसे और तेज गति मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करता हूं। उनके साथ जिन मंत्रियों की आज शपथ हो रही है, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आया सामने। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। कहा, उम्मीद करूंगी अब आप जनता के मन की बात सुनेंगे। अब उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि आपके अपने गठबंधन के साथ ही विपक्ष की आवाज को भी सुने। उम्मीद है कि उनके निर्देश में अब सही प्रकार से काम होगा। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का बयान आया सामने। कहा, मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे बड़ा समर्थन दिया है, देश में मध्य प्रदेश की जनता द्वारा दिए गए जनादेश की सराहना हो रही है। हम सब बहुत खुश हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने को बताया सौभाग्य। कहा, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम उनको तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनते हुए देख पा रहे हैं। उनका नेतृत्व इसलिए पूरे देश को आश्वस्त करता है कि आने वाला कल भारत के लिए सुनहरा है। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग पहुंचे दिल्ली। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री को दी बधाई। कहा, मैं प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं और निमंत्रण के लिए धन्यवाद। सिक्किम में भी हमारी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हम परिणाम के लिए जनता को धन्यवाद करना चाहूंगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर और प्रगति पर अधिकारियों के साथ की एक समीक्षा बैठक। राजद नेता मनोज झा का बयान आया सामने, कहा पीएम मोदी को बेहद शुभकामनाएं। ऐतिहासिक दिन तब हो जब नया इतिहास हो। अचानक से सर्वधर्म संभाव की बातें करने लगे हैं। अब मोदी सरकार नहीं एनडीए सरकार करने लगे हैं। इस देश का चरित्र महासागर वाला है, इसे तालाब ना बनाए। आपको बहुत शुभकामनाएं। पूर्व मध्य प्रदेश मंत्री और भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह का बयान आया सामने, कहा मध्य प्रदेश को शानदार सफलता मिली है। भाजपा सभी 29 सीटों पर जीती है। हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश से एक अच्छा नेतृत्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिलेगा। चलिए आइए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण दिन में। चूंकि भारत देश के लिए आज का सूरज बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देश में यानी हम कह सकते हैं कि इतिहास बन रहा है और सुनहरे अक्षरों में आज के दिन को लिखा जा रहा है। लगातार आज प्रधानमंत्री और एनडीए की सरकार गठन को लेकर हमारे साथ लगातार पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ गेस्ट मेहमान भी जुड़े और हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। मोदी सरकार 3.0 सबसे ज्यादा मंत्री की अगर बात की जाए बिहार से, यूपी से, कहां के मंत्री इस विस्तार में शामिल हो रहे हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। बहरहाल अब धीमे धीमे उन तमाम सवालों के ऊपर से पर्दा भी उठने लगेगा। लेकिन मिला जुलाकर बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचते हुए पंडित नेहरू के बाद तीसरी दफा प्रधानमंत्री के हम कह सकते हैं कि पद की शपथ लेंगे और आज का महत्वपूर्ण दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लगातार पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो में मौजूद हैं, राजीव कुमार जी और हमारे सहयोगी शुभम सोनी लगातार जुड़े हुए हैं। चर्चा की फिर से शुरुआत करेंगे। राजीव जी, जिस तरह से आज के दिन की अगर बात की जाए तो 1964 की बात करें तो आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री ने भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और आज का महत्वपूर्ण दिन भारत के लिए, आज का सूरज हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और उस घड़ी की बात की जाए, उस वातावरण का क्या स्थिति होगी, क्या तस्वीर होगी जब 7:15 बजे का हम इंतजार कर रहे हैं। उस वक्त के अगर दर्शन की बात की जाए, उस वक्त के नजारे की बात की जाए, वातावरण की बात की जाए, क्या कुछ स्थिति नजर आने वाली है? देखिए, जहाँ तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, अपने आप को ग्लोबल लीडर रूप में पेश कर रहे हैं। आप देखिए कि अतिथि विदेशों से आए हैं, कौन कौन लोग आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, श्रीलंका से आए हैं, नेपाल से आए, भूटान से आए हैं। तो इस तरीके की जो मैसेज देने की कोशिश है कि जो नरेंद्र मोदी है ग्लोबल लीडर है और भारत जो है अपने जो पड़ोसी देश है उनके साथ ये चाहता है कि उनके साथ संबंध बेहतर हो, अच्छे हो, दोस्ताना हो। इसीलिए सब कुछ भेजा गया, निमंत्रण भेजा गया। सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, लोग यहाँ आ चुके हैं और कुछ लोग आने वाले कुछ देर में पहुंच जाएंगे। तो एक ग्लोबल लीडर की जो छवि है मोदी की, वो बरकरार रखी जाएगी। दूसरा सवाल यह है कि आज इतिहास रचा जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। देखिए, देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक गिलास में पानी आधा भरा हुआ है तो आप देख सकते हैं, आप ये भी कहते हैं आधा खाली, आप कहते हैं आधा पानी भरा हुआ है। इस बार के पूरे कैंपेन को देखिए, बीजेपी के कैंपेन को देखिए, कांग्रेस के कैंपेन को देखिए, या एनडीए के कैंपेन को देखें, या आप इंडिया गठबंधन कैंपेन को देखिए। ये कैंपेन अपने आप में काफ़ी अहम था। अगर आप रीड करें इस पूरे को तो नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया कि ये सेट करने की कोशिश की कि जो भी बात नरेंद्र मोदी की ओर से कही जा रही है बाकी पार्टियां उस पर कमेंट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड सेट कर रहे थे नरेंद्र मोदी कि हमें ये करना है। दूसरी बात, एक जगह जहां बीजेपी से फेल्योर हुई वो रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने वो स्थिति भांप नहीं पाई जो अखिलेश यादव ने पीडीए की परिकल्पना की और उसे जमीन पर उतार दिया। वहां चूक हुई और वहां पे बीजेपी की जो सीटें हैं वो कम हो गई, ज्यादा ही कम हो गई, जिससे कि बीजेपी 240 सीट पर सिमट गई जाके। खैर एनडीए को बहुमत मिला और आज सत्ता में काबिज हो रही है एनडीए। ठीक है राजीव जी, जिस तरह से आपने बताया कि सत्ता की कमान संभालने के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद आने वाले इन 5 वर्षों की कमान उनके हिस्से में रहेगी। भले ही एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन अगर पहले से गौर फरमाया जाए, बीते 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है। अकेले कमान संभालने का जो मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिला और उनके कार्य को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर ही ये नतीजे रहे हैं जो 2014 से सफलतम इतिहास को दर्ज करते हुए 2019 तक पहुंचे। और एक बार फिर से भले ही एनडीए गठबंधन की सरकार है, लेकिन चेहरा वही है जो पुराना है। लेकिन क्या लगता है आपको कि अब आने वाले इन 5 वर्षों में बीते 10 वर्षों का जो अनुभव था अब वो कितना अलग
अलग देखने को मिलेगा और नरेंद्र मोदी का जो छाया का संकल्पित जो चेहरा है वो कितना परिवर्तित देखने को मिलेगा? कि प्रधानमंत्री मोदी की कार्य करने की स्टाइल को सब देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने क्या कहा कि सफाई अभियान चलाना है हमें, ये बहुत छोटी सी चीज थी और हर आदमी समझ रहा था कि सफाई अभियान होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, शौचालय बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए गरीबों के लिए, उन्होंने व्यवस्था किया। उन्होंने क्या कहा कि उज्ज्वला योजना लेकर आए कि जो महिलाएं जो घर में काम करती हैं, जो लकड़ी पे काम करती हैं, उनके आंख खराब हो जाते हैं और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वहां पे। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मोदी चूंकि गरीब परिवार से आते हैं तो वो समझ रहे थे कि किस घर में क्या मजबूरी है, क्या दिक्कतें हैं। आप याद करिए कि जब कोविड काल आया, जब कोरोना आया तो पूरे विश्व में कोलैप्स हो गया था, हर जगह कोलैप्स हो गया था। हम उस देश में रहते हैं जहाँ की पोलियो की जो सुई लाने के लिए तकरीबन 35 साल इंतजार करना पड़ा था और कोरोना की वैक्सीन आपको सेम उसी ईयर व्यवस्था की गई, सरकार ने व्यवस्था की और आपको दिया गया, सबको दिया गया। तो कहीं ना कहीं मोदी की जो कार्य स्टाइल है वो अपने आप में अहम है और उनकी नजर में हमेशा वो आम आदमी होता है, वो गरीब आदमी होता है जो कि सबसे निचले पायदान पर है। अच्छा, और जिस तरह से देखा जा रहा है राजीव जी कि जिस तरह से G20 इससे पहले एक बड़ा वसुदेव कुटुंबकम के नाम से पूरे विश्व भर में ख्याति भारत देश ने पाई है और ये कहीं से दूर नहीं है कि बीते 10 वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के प्रधानमंत्री चेहरा सामने नरेंद्र मोदी का रहा है, विकसित भारत का संकल्पना लेते हुए आगे बढ़ते हुए देश को तरक्की के लिए आगे ले जाया गया। शायद यही कारण है कि G20 में भी भारत देश का नाम आगे रहा है। अब आज गेस्ट भी ऐसे आ रहे हैं जो फॉरेन कंट्रीज के हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रेसिडेंट भी हमारे यहाँ देश में आ रहे हैं। तो उत्थान तो हुआ है, देश को आजादी के साथ में एक सुनहरे अक्षरों के साथ में विदेश तक पहुंचाने का दावा जो किया गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त तो बनाई है, लेकिन अभी भी अब चुनौतियां, क्योंकि अब गठबंधन की सरकार है, तो किस तरह की अटकलें आने की संभावनाएं हैं? देखिए, दिक्कतें आएंगी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जब भी आप सत्ता में होते हैं और गठबंधन धर्म आपको निभाना पड़ेगा। अभी तक क्या था कि सारी चीजें क्या थी कि अगर आपको कोई अध्यादेश लाना है, कुछ करना है तो आपने खुद फैसला लिया और कर लिया, लेकिन अब आपको एक कॉपी उसका भेजना होगा पटना जेडीयू के पास, एक कॉपी भेजना होगा आपको हैदराबाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के पास। तो कहीं ना कहीं लेकिन आपको सामंजस्य बनाना होगा। कई ऐसी चीजें थी, आप अगर याद करिए तो बीजेपी लगातार शुरुआती दौर से कहती आ रही है हमें 370 खत्म करना है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन वहां नहीं हो पाया वो काम। इसलिए नहीं हो पाया कि गठबंधन था, गठबंधन का अपना एक धर्म होता है। गठबंधन में आपको अपने तमाम सहयोगी दलों को ध्यान में रखना होगा वो क्या चाहते हैं, क्योंकि वो भी जो गठबंधन में जो शामिल हैं दल वो राज्यों में सत्ता में है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करिए तो वहां पे चंद्रबाबू नायडू सत्ता में रहेंगे, अब से उनका 12 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है। अगर आप बिहार की बात करें तो जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, वहां सरकार चल रही है, तो आपको वो भी देखना होता है। तो कुछ चीजें जो है उस पर बीजेपी को थोड़ा सा बैक होना पड़ेगा और एक रणनीति बनानी पड़ेगी और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। हम इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को फॉलो करेंगे और उस पर आगे जाएंगे और बीजेपी फिर ये कर सकती है कि एक बार फिर जब हमें जब स्पष्ट बहुमत आएगा तो जो बाकी बचे काम हैं वो हम पूरा कर देंगे। ये मान सकते हैं कि राजनीतिक इस तरह की हलचलें हर दिन हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन आम जन को कितनी इनकी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले रहा है, सत्ता में एक कमान रहा है संभालने वाला, जैसे ही आदेश जारी करना है किसी से बिल्कुल शोर सिफारिश नहीं, किसी तक कोई सुझाव नहीं, सीधा डिसीजन और फाइनल डिसीजन धरातल तक। लेकिन ऐसी स्थितियों में अब गठबंधन की सरकार में अटकलें, जैसा आपने बताया कि अब टीडीपी को भी सहारा देना पड़ेगा, उनसे भी सुझाव लिए जाएंगे, जेडीयू से भी सुझाव लिए जाएंगे। उन सुझावों के चलते एक लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है कि अब सामने देखने को मिलेगी। ऐसे में जनता का रुख कैसा देखने को मिलेगा आगामी चुनाव में? काम होंगे उसके लिए किसी से कोई इंतजार नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसे चीज है बीजेपी के लिए जो बीजेपी ये मान के चल रही थी कि उन्हें इस बार अगर वो पूर्ण बहुमत लाती है तो उसको उन्हें करना था, क्योंकि कुछ काम बचे हुए थे। बीजेपी लगातार कह रही थी हमारे पास कुछ काम है। अगर आप बात करिए तो पिछले टेन्योर में बीजेपी ने 370 हटा दिया, 35A हटा दिया, राम मंदिर का निर्माण हो गया है। तो ये चीजें थी जो कंट्रोवर्शियल मामले जो थे वो उन्होंने पहले टेन्योर में कर लिया उन्होंने। लेकिन जो अब जो है जो जनता के हित की बात है उस पर तमाम राजनीतिक दल ये जानते हैं कि उनके उसमें कोई बैक नहीं होना है, उस पर आप सीधे काम कर सकते हैं और वो काम चलता रहेगा। लेकिन जो कुछ जो मुद्दे ऐसे होंगे ऐसे हैं, अगर हम एनआरसी की बात कर ले या कुछ ऐसे मुद्दे हैं उस पर बीजेपी अभी शुरुआती दौर में बैक रहेगी। तमाम राजनीतिक दलों को समझाने की कोशिश की जाएगी जो सहयोगी दल हैं कि हमें ये क्यों लाना है, ये उन्हें बताना पड़ेगा। आप क्यों लाना चाहते हो, उससे क्या फायदा हो जाएगा इस देश को। अगर आप बिल्कुल
तैयारियों के साथ में हर एक सुझाव रखे जाएंगे। और राजीव जी, आपसे लगातार ऐसे ही चर्चाओं का सिलसिला जारी रहेगा और हमारे साथ हमारे सहयोगी यासूफ रजा भी तत्काल ही पैनी नजर रखे हुए हैं, हर एक अपडेट को लगातार सुर्खियों के माध्यम से टीवी 100 की खास पेशकश में बता रहे हैं। रजा, एक सवाल आपसे भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से आज उम्मीदें जताई जा रही हैं, हालांकि 2024 का इंतजार बीते वर्षों से था, आम जनता से लेकर के तमाम पार्टी के राजनेताओं को था कि कब वह सुनहरा समय आएगा जब एक बार फिर से सत्ता की कमान उनके हाथ में आएगी। और यही उम्मीदें जताते हुए सिर्फ पक्षी नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां भी चुनावी माहौल में देखने को मिले थे। लेकिन सत्ता की कमान संभालने के लिए प्रधानमंत्री का एक बार फिर से चेहरा सामने नरेंद्र मोदी का है। तीसरी बार यहां पर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए स्वर्ण अक्षरों में आज उनका नाम अंकित हो जाएगा। कैसा देख रहा है देश और किस तरह का अब बदलाव देखने को मिलेगा जनता को? निश्चित रूप से शुभम, अगर बात की जाए, हम विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं जिस पर हमें गर्व भी है। और उस देश में अगर चुनाव, हम कह सकते हैं कि चुनावी सरगर्मियां बढ़ती है, लोकतंत्र का महापर्व आता है, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने में ही। और ऐसे में हमने लगातार देखा है जब से सरकार के गठन की तैयारी चली है, 7 चरणों में होने वाला ये चुनाव अपने शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता रहा। 19 अप्रैल से ये रन शुरू हुआ और 1 जून पर यानी अंतिम चरण 7वें चरण में आकर ये समाप्त हुआ। उसके बाद अब इंतजार एग्जिट पोल का, उसके बाद इंतजार मतगणना का। 4 जून को तमाम नतीजे हमारे समक्ष आ गए। ऐसे में इंतजार अब हम कह सकते हैं समाप्त हो गया। सरकार के गठन की जो प्रक्रिया थी वो संपूर्ण हो चुकी है, पूरी हो चुकी है और अब बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री के अपने पद की शपथ लेने की। और ये साफ तौर पर चूंकि एक इतिहास रचता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये समय की बात की जाए, ये अगर तमाम बातों की बात की जाए तो ये सुनहरे अक्षरों में लिखने वाली चीजें हैं। और ये इतिहास के तौर पर चूंकि आने वाले समय में इसे जब याद किया जाएगा, जैसे हम पंडित नेहरू को आज याद कर रहे हैं, एक समय में ये याद किया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की जो स्थिति, जो मजबूती और जिस तरह से पैर फैलाया है भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के बाद से अभी तक बीजेपी की क्या स्थिति रही, 2014 के बाद जिस तरह से कमबैक किया है बीजेपी ने, ये अपने में ही प्रधानमंत्री की मैजिक के तौर पर देखा कहा जा सकता है। सदे हुए कदमों के साथ में निरंतर 2014 से कमान संभालने वाली भारतीय जनता पार्टी 2024 तक आ गई है। भले ही एनडीए की सरकार है, लेकिन चलिए अब बनने को लेकर तैयार हैं और आपसे भी हम तत्काल सवालों के जवाब जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ राजीव जी निरंतर जुड़े हुए हैं, खासा अनुभव उनका साथ में है। और ऐसे अनुभवों को साझा करते हुए एक प्रश्न आपके साथ फिर से, जिस तरह से देखा जा रहा है राजीव जी, इससे पहले हालांकि आज शाम में ही शपथ ग्रहण समारोह है, प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं, एनडीए गठबंधन की सरकार आ रही है। लेकिन इससे पहले जो मीटिंग हुई है, जिस तरह से बताया गया है कि गैर वाजिब मांगों को नहीं माना जाएगा, जब गठबंधन होता है तब सभी को समांतर भाव से रखा जाता है। लेकिन आज भी जैसा कि साफ जाहिर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि 4 प्रमुख जो मंत्रालय हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में रहेंगे, तो ऐसे में क्या प्रभाव पड़ता है अन्य सहयोगी दलों पर? पहला चीज ये है कि बीजेपी के पास अकेले 240 सीट है, उसके बाद जो सबसे बड़ी दल है वो टीडीपी, उस पर 16 सीट है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 240 और 16। लेकिन बीजेपी ये मान के चलती है कि ये गठबंधन को जीत मिली है, गठबंधन को सरकार चलाने का मौका मिला है और इस गठबंधन को आगे सरकार चलानी है। तो इसको लेकर बीजेपी ने तमाम जो घटक दल है उनके नेताओं से बातचीत की गई है, उनसे विचार विमर्श किया गया, उनसे पूछा गया है, उन्हें बताया गया है कि हमें कुछ मंत्रालय, हम कौन कौन से मंत्रालय आपको दे सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, दोनों की बातचीत कर ली गई है और एक बीच का रास्ता निकाल लिया गया है। और अब इसमें किसी तरह का किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी के पास या एनडीए के तमाम घटक दलों के पास, उन्हें भी ये पता है। अगर आप बिहार की बात करें, अगर मैं बिहार की आपसे बात करूं तो बिहार में जिस तरीके से चिराग पासवान की बात करें, एलजेपी के नेता हैं, एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें मोदी जी क्या हमें देते हैं, हमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, हमें जो देंगे हम उनके साथ काम करना चाहते थे। तमाम घटक दल यही कह रहे हैं कि हमें उनके साथ काम करना है, क्योंकि उन्हें राज्य की राजनीति भी करनी है। तो इसलिए वो जानते हैं कि अगर हम सत्ता में रहेंगे तो हम अपने राज्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, बेहतर काम कर पाएंगे। और इसीलिए तमाम जो घटक दल हैं बीजेपी के, चाहे टीडीपी की बात कर ले, टीडीपी आप देखिए, टीडीपी 2014 में भी बीजेपी के साथ थी, एनडीए के साथ थी, वो 19 में एनडीए से अलग हुई, सत्ता गंवा बैठी आंध्र प्रदेश में, 24 में फिर वो साथ आती है, सत्ता में वापसी होती है। तो ये कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि टीडीपी प्रमुख ने भी स्पष्ट कहा कि ये जो हमें जो मैंडेट मिला है वो गठबंधन के लिए मिला है। यानी वो जानते हैं कि हमें अगर इस तरह से बीच रास्ते छोड़ के हम अलग अलग होते हैं तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मोदी जी के पास इतना अनुभव है, प्रधानमंत्री मोदी इतने अनुभवी है, वो तमाम घटक दलों को साथ लेकर चलेंगे और उन्हें इस बात को, अगर उन्हें कोई मंत्रालय नहीं दिया जाए तो उन्हें बताया जाएगा कि आपको क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमें क्यों चाहिए, क्या जरूरत है इसकी।
आपकी बिल्कुल सही हैं और सारी बातें बिल्कुल सटीक हैं। ऐसे में अगर ऐसा हो जाता है, चूंकि प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है ये बताने लायक नहीं है, इसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन उस कार्यशैली को हम आपके समक्ष नहीं रख पाएंगे। लेकिन राजीव जी, मिला जुला कर अगर कभी ना कभी ऐसा होता है तो ऐसे में बीजेपी के पास तो चूंकि प्रधानमंत्री की सोच है, प्रधानमंत्री का अनुभव है, कार्यशैली है, तो प्लान बी भी बीजेपी के पास निश्चित रूप से तैयार होगा और उसके ऊपर काम भी करना शुरू ही हो गया होगा बीजेपी का। जब कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आती है तो उसके पास प्लान भी होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आपको ध्यान होगा अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी उस वक्त भी मायावती अलग हो गई, जयललिता अलग हो गई थी उस वक्त। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं और राजनीति में कब क्या होगा ये किसी को नहीं पता होता है। आप देखिए कि किसी को नहीं पता था बिहार में कि आरजेडी से गठबंधन टूटेगा और बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आ जाएंगे, वो आ गए, रातों रात आ गए, सरकार बन गई। तो इसलिए तत्काल जो आज की परिस्थिति ये है कि अभी इसके बारे में बीजेपी विचार नहीं कर रही है, लेकिन हाँ बीजेपी प्लान भी बीजेपी के पास है और जब भी जरूरत पड़ेगी तो उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन घटक दल भी ये जानते हैं कि बीजेपी के पास 240 सीट अपनी है, बीजेपी को 32 सीट और चाहिए। और ये भी आपको पता है कि 7 और निर्दलीय सदस्यों ने समर्थन किया है, यानी जो एनडीए का जो कुनवा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 300 पहुंच चुका है। तो इसलिए बीजेपी को कोई पैनिक बटन दबाने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी बिल्कुल आश्वस्त है कि सरकार चलेगी और ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी, उसके लिए बीजेपी कहीं आश्वस्त, बिल्कुल आश्वस्त है वो। कि चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल आश्वस्त है, उन्हें एनडीए के साथ ही रहना है और उसका उन्हें परिणाम भी आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है। लेकिन अगर रुक करें बिहार का, नीतीश कुमार जिस वजह से मशहूर हैं ये हम लोग जानते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है अपने मर्जी के कहां के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी भी सतर्क रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी छवि जिस तरह से बनाई हुई है तो एक तरह से विश्वसनीयता की कमी है, उसको तो लेकर चलना पड़ेगा। देखिए, पिछले अगर चुनाव प्रचार से लेकर एनडीए के संसदीय दल की जो बैठक हुई, अगर उस तक आप देखें पूरी तरीके से, तो आप ये पाएंगे कि नीतीश कुमार को लग रहा था कि जिस तरीके से वो एनडीए से अलग हो रहे हैं, एनडीए में वापस हो रहे हैं, उससे जनता में कहीं ना कहीं उनकी जो विश्वसनीयता है वो कम होती जा रही है। इसलिए वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब भी प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने रैलियां की तो उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि हम जो है सो कहीं नहीं जा रहे हैं, किसी से अलग नहीं हो रहे हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे। और आप देखें कि संसदीय दल की जो बैठक हुई थी उसमें जिस तरीके से उन्होंने मोदी का जिस तरीके से उन्होंने अवभगत किया और जिस तरीके से उनके साथ जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज था उससे यह स्पष्ट था कि नीतीश कुमार को जो भी चीजें हैं उनको पता है कि हमें बीजेपी के साथ भी रहना है, क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। अगर बीजेपी के साथ रहते हैं नीतीश कुमार तो फायदेमंद दोनों पार्टियों के लिए होगी। इसलिए तत्काल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने जा रही है। लेकिन हाँ, राजनीति है, राजनीति चलती रहेगी। और अगर आप देखें बिहार की अगर स्थिति को देखें तो 31 सीट 40 सीटों में से 31 सीट एनडीए जीतकर आई है। बीजेपी, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास पहले से कुछ ज्यादा सीटें आई हैं, जेडीयू के पास सीटें कम हो गई हैं, आरजेडी 4 सीट जीत कर आई है। लेकिन अगर आप चिराग पासवान की बात करें, चिराग पासवान 5 सीट पर चुनाव लड़े, अब 5 की 5 सीट जीत कर आए, यानी 100% स्ट्राइक रेट के साथ वो आए हैं। और चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं और ऐसा माना जाता है कि रामविलास पासवान के बारे में ये बात कहा जाता था कि वो मौसम वैज्ञानिक है, वो समझ लेते थे कि किसकी सत्ता जा रही है और किसके साथ में गठबंधन बनाना है। आकलन कर लिया करते थे, यानी पहले से ही आकलन कर लिया करते थे राजीव जी। लेकिन जिस तरह से आपने इससे पहले भी बताया है कि लगातार जो चुनावी माहौल होता है और जो सियासी गर्मियां होती हैं, राजनीतिक माहौल की जो हवाएं पलटती हैं, वैसे ही कोई भी पार्टी हो वो पलट जाती है। हालांकि नीतीश कुमार का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना रहता है क्योंकि अवसरवादी के रूप में नीतीश कुमार का नाम देखा जाता है। एनडीए की सरकार बनने जा रही है, एनडीए में लगातार जेडीयू का समर्थन मिल रहा है, सहयोगी दल के रूप में एक्टिव देखने को मिल रहा है। तो यानी ये अंदेशा लगाया जा सकता है क्योंकि अवसर का जो इंतजार था वो तो खत्म हो गया, क्योंकि अब वो जिनके कंधों पर चल रहे हैं, जिनका समर्थन कर रहे हैं, वो एनडीए है और एनडीए आज सरकार बना रही है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार अब विश्वास के पात्र हो सकते हैं। इन 5 वर्षों के लिए जो कमान एनडीए ने संभाली है और सरकार को लेकर के चुनौतियां रही हैं, उनमें डीलशिप रहेगी और अपने नाम में अलग से बदलाव लाएंगे कि भाई स्थिरता हो गई है। अब बिल्कुल, देखिए अभी अगले बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव तक तो नीतीश कुमार विचार नहीं करेंगे इस बारे में। विधानसभा चुनाव के बाद देखा जाएगा क्या कुछ होता है, वहां किस तरीके से मामला चलता है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो स्टेट लेवल के लीडर हैं, अगर बिहार की बात करें तो स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा जाएगा। यानी कि वो अभी से तय कर दिए हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री अगर सत्ता में एनडीए आती है बिहार में तो नीतीश कुमार होंगे। तो नीतीश कुमार को ये पता है कि वो मुख्यमंत्री लगातार बने हुए हैं और बीजेपी ने भी ये मान लिया कि अगले मुख्यमंत्री स्थिति बनती है तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी। लेकिन राजीव, जैसे
देखा गया था कि एक उप प्रधानमंत्री का बड़ा सपना लेकर के नीतीश बाबू पहुंचे थे एनडीए को लेकर। शायद हो सकता है एक बड़ा सपना लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी विकसित भारत का सपना लेकर चल रहे हैं, तो एडजस्टमेंट तो उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस तरह की चुनौतियों में उनका जो सपना रहा है वह शायद अधूरा नजर आ रहा है। कहां से किस तरह से देखा जा सकता है? इस बात का जिक्र था, आप देखिए कि कल बीजेपी जेडीयू के जो बड़े लीडर हैं केसी त्यागी, उन्होंने एक बयान दिया और वो बयान काफी सनसनीखेज बयान है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था, जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। और ये जो जिक्र जो आप कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद की डिमांड्स या ऐसी कोई हवा चली थी, तो यहाँ ऑन द रिकॉर्ड ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, और वो उसमें लगता है कहीं ना कहीं खुश हैं। और दूसरी बात आप देखिए कि परिवारवाद, जो इस भारतीय राजनीति में परिवारवाद एक अहम मुद्दा है। नीतीश कुमार इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और आपको ध्यान होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उसमें वो रेल मंत्री भी रहे हैं, वो कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार से किसी को राजनीति में नहीं लाया। ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात, इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहना, केंद्रीय मंत्री रहना, लेकिन आज तक उनके ऊपर एक आरोप नहीं लगा भ्रष्टाचार का। तो ये अपने आप में दो चीजें बहुत स्पष्ट है, जो नीतीश कुमार की जो व्यक्तित्व है उसको दिखाता है कि नीतीश कुमार पे आज तक कोई दाग धब्बा नहीं लगा है राजनीति में इतने समय रहने के बावजूद भी। जबकि बिहार में ही आरजेडी प्रमुख लालू यादव है, देखिए चारा घोटाले में 5 केस में उन्हें सजा हो चुकी है, कई केस चल रहे हैं, रेलवे में घोटाले का मामला चल रहा है, लैंड फॉर जॉब चल रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो नीतीश कुमार की अपनी एक बेदाग छवि है, ठीक है, सत्ता है, सत्ता में बने रहने के लिए आदमी इस पार्टी से उस पार्टी, इस दल से उस दल में जाता रहता है, वो चलता रहता है, गठबंधन करता रहता है, वो चलता है। लेकिन नीतीश कुमार की बिहार में जो छवि है वो बेदाग छवि है, उन पर कोई आरोप नहीं लगा, भ्रष्टाचार कोई आरोप नहीं लगे हैं, परिवारवाद का आरोप नहीं लगा है। इसलिए नीतीश कुमार ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं कि लगातार वो हमला करते हैं लालू यादव पे कि आप परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, परिवारों को आगे बढ़ाते हैं, जबकि वो जो है परिवार को पीछे छोड़ दिए, परिवार को लेकर कभी नहीं चले, वो ना अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, ना तो अपने परिवार किसी और सदस्य को आगे बढ़ाया। तो ये अपने आप में नीतीश कुमार को बाकी राजनेताओं से अलग करता है। साफ स्वच्छ छवि के साथ में राजनीतिक अनुभव और धरातल तक जो काम करने का तरीका है वो नीतीश कुमार की छवि साफ जाहिर करती है। और यही कारण है कि जेडीयू ने एक बड़ी बढ़त बनाते हुए सत्ता के समर्थन में देखने को मिला है। लेकिन आपका रुख करते रहेंगे और साथ ही हमारे सहयोगी लगातार यासूब रजा भी हमारे साथ जुड़े हैं। रजा, जिस तरह से आज का यह ऐतिहासिक दिन, इंतजार की घड़ियां चंद घंटों के बाद खत्म होंगी और सत्ता की एक बार फिर से कमान संभालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आएंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर देखा जाए टीडीपी हो या जेडीयू हो, भले ही इनका सहयोग मिल गया है, लेकिन 7 सांसद निर्दलीय भी कंधे से कंधा मिलाकर के सत्ता में आ गए हैं। तो क्या लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का कुनवा है, ये बढ़ते चरणों के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी स्ट्रेटजी के साथ सफलतम रूप लेगा? निश्चित रूप से शुभम, लगातार हम लोग बात करते रहते हैं और हमने बात भी करी है कि प्रधानमंत्री की एक अलग कार्यशैली है, प्रधानमंत्री एक अलग स्तर के नेता है, जितना उन्हें अनुभव है तो वो तैयारियों में दिखाता है। चूंकि जैसा कि हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने बात करी कि जेडीयू या टीडीपी के भरोसे भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले, उसके लिए तैयारियां लगातार जारी हैं। और अगर बात की जाए, जैसा कि आपने बोला कि इंडिपेंडेंट जो एमपीज हैं उनको अपने पक्ष में खींचने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की, खुद नरेंद्र मोदी की है और इसको लेकर लगातार दिखाई दे रही है। और यही कार्यशैली जानी जाती है, पहचानी जाती है, जिसके लिए बीजेपी मशहूर है, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री मशहूर है। और साफ तौर पर ये दिखता है, ये धरातल पर नजर आता है। और वो योजनाओं का जिक्र किया जाए, जन कल्याणकारी योजनाओं की बात की जाए, तो वो तमाम चीजें शुभम धरातल पर उतरती हुई नजर आई हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात करी है कि साफ कर दिया गया है कि किसी दबाव में बीजेपी नहीं रहेगी। और ये आत्मविश्वास बताता है, ये आत्मविश्वास दर्शाता है कि बीजेपी के पास बी प्लान है और शायद उसकी कवायद भी शुरू हो गई है, उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। और किसी दल के भरोसे नहीं है बीजेपी। हम कह सकते हैं बीजेपी दिल वालों की पार्टी मानी जाती है और दिल के भरोसे आगे बढ़ती रहेगी हर स्टेप। और सिर्फ 2024 तक ही ये सीमित नहीं है, चूंकि टारगेट 2047 तक का है और 2047 तक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना, उसका जो सपना है वो साकार होता हुआ दिखाई। दिल की धड़कन, अब देश की धड़कन एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और रुक कर लेते हैं सीधा, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जिस तरह से अब ऐतिहासिक पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से प्रधानमंत्री का तीसरी बार का ये शपथ
शपथ ग्रहण भी अब अंकुलित हो जाएगा। तैयारियों के इस दौर में अगर देखा जाए तो जिस तरह से प्रधानमंत्री का 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है, अब विकास की धारा बहाने में अब तो अकेले नहीं है, क्योंकि अब तो और सहयोग के लिए अन्य 2 पार्टियों का भी पार्टी का सम्मेलन मिल गया है। तो क्या लगता है कितनी जोशीली अंदाज में अब एनडीए सरकार, गठबंधन की सरकार 2024 से 29 तक देश को अलग दिशा दिखाने का काम करेगी? तो इसको समझने के लिए आप बीजेपी की कार्यशैली और मोदी की कार्यशैली को देखिए। जिस दिन 1 जून को जब अंतिम चरण का मतदान चल रहा था तो प्रधानमंत्री कहाँ थे? प्रधानमंत्री देश के बारे में सोचने के लिए गए हुए थे और सोच रहे थे कि आखिरकार किस तरह से इस देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एक विश्वास था कि सत्ता में फिर से वापसी आ रहे हैं। 2 तारीख के बाद 3 तारीख को उन्होंने कई मीटिंग की, कम से कम 10 से ज़्यादा मीटिंग उन्होंने की, अधिकारियों को निर्देश दिए, अपने कुछ सहयोगियों को बुलाया, उन्हें दिशा निर्देश दिए कि अगले 100 दिन में हमें क्या करना है। तो लगातार प्रधानमंत्री का जो काम है चल रहा है। दूसरी बात, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है, इलेक्शन मोड पे रहती है। बीजेपी कभी स्थिर नहीं हो पाती है कि हम ठीक है चुनाव जीत लिए या हार गए तो हम रुक जाते हैं, नहीं, वो लगातार उसी टेम्परामेंट में चलते हैं। वो बीजेपी की और मोदी की अपनी कार्यशैली है जिसके हिसाब से वो चलती रहती है। और अगर हम बात करें कि आम जनता के लिए, तो निश्चित रूप से कई ऐसी योजनाएं हैं जिसे इंप्लीमेंट किया जाएगा जिससे कि आम आदमी जो है वो फायदेमंद हो, उसको फायदा हो। वो कैसे होगा इसके बारे में विचार चल रहा है। कई ऐसे अहम मंत्रालय इसलिए अपने पास रखे गए हैं, बीजेपी ने अपने पास रखे हैं, जिससे कि लोगों तक कोई भी चीज़ पहुंचानी हो आसानी से पहुंच सके। और लेकिन गठबंधन का जहां तक बात करें, इसमें कई घटक दल ऐसे हैं। अगर जेडीयू की हम बात कर ले तो आपको ध्यान होगा कि आरसीपी सिंह मंत्री थे, इस्पात मंत्री हुआ करते थे आरसीपी सिंह, जब सरकार चल रही थी, नरेंद्र मोदी की सरकार, मोदी 2.0 चल रही थी, तो उस वक्त वो मंत्री थे। तो निश्चित रूप से गठबंधन में मंत्री थे, उस वक्त भी चल रहे थे। आपको ध्यान होगा चिराग पासवान एलजेपी से आते हैं, एलजेपी रामविलास से आते हैं, उनके जो चाचा हैं पशुपति कुमार पारस वो भी मंत्री रह चुके हैं सरकार में। रामविलास पासवान जी भी जब जीवित थे तो वो भी मंत्री थे भारत सरकार में, मोदी मंत्रिमंडल में। तो निश्चित रूप से गठबंधन में सरकारें चलती हैं। उस वक्त भी लोग शामिल थे, लेकिन हाँ, चूंकि उस वक्त बीजेपी के पास अकेले 303 सीट थी तो बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब चूंकि गठबंधन में बीजेपी के पास 240 सीट है तो गठबंधन धर्म को भी निभाना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि पहले ये आपकी मर्यादा थी कि आप चाहते थे कि भाई एनडीए घटक दल है वो हमारे साथ रहे, लेकिन अब आपकी थोड़ी मजबूरी भी होगी कि उन्हें अपने साथ रखना होगा, लेकर चलना पड़ेगा। राजीव जी, जिस तरह से ये स्वप्न देखा गया है बीजेपी की ओर से कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, ऐसे में क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा स्थिर बना रहेगा या दूसरे चेहरों पर आगे की बात की जाए तो उस पर मुहर लग सकती है? और क्या लगता है अगर वो मुहर लगती भी है तो विवाद आपस में दिखाई देगा क्या? अगर हम बीजेपी लंबे समय, क्योंकि बहुत लंबा वक्त है और जब भी आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप अपने टारगेट को काफी लंबा रखते हैं, जिससे कि आप कम से कम उस तक पहुंचने की कोशिश तो करें। अगर आपका टारगेट छोटा है तो आप थोड़ा सा तो नीचे तक ही आ पाएंगे। बिल्कुल, ये हमें 370 पार करना है तो बीजेपी 240 तक पहुंच गई। कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई कितनी सीट हमें जीतना है तो 99 पर आगे रुक गई। अगर आप देखिए आज के डेट पे भी देखें हम तो इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल मिलकर भी अकेले बीजेपी के बराबर नहीं आ पाई है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं और अभी निर्विरोध नेता नरेंद्र मोदी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश भी नहीं है किसी दूसरे के लिए। तत्काल नरेंद्र मोदी नेता है, अगले प्रधानमंत्री। आज अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री पद की फिर से शपथ लेंगे, यानी मोदी मंत्रिमंडल एक बार फिर से गठन होगा और मोदी 3.0 का जो कामकाज है वो आपको कल से दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज जो ही शपथ ग्रहण समारोह होगा उस पर विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा और उस पर तमाम जो मंत्री हैं उन्हें स्पष्ट बता दिया गया। आज जो चाय पार्टी के लिए बुलाया गया था, जो संभावित मंत्री हैं, उन्हें स्पष्ट बता दिया गया है कि हमें डे 1 से आम जनता के काम में लगना है और उसको आगे बढ़ाना है। चलिए राजीव जी आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से देखा जाए इन बीते हुए 10 वर्षों से लेकर के आज के इस दिनांक में जो स्वर्ण इतिहास रचने जा रही है, प्रधानमंत्री पर अगर गौर फरमाया जाए, जब चुनावी माहौल होता है या फिर सरगर्मियां चुनावी माहौल की देखी जाती हैं, विपक्ष के द्वारा कई आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन बड़े से बड़े आरोप में आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक भी सेकंड नहीं आती है, बड़े पेशेंस से काम लेते हैं और शायद वही पेशेंस है जो उनको लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। इसके पीछे क्या राज हो सकता है? जो कार्यशैली है उसमें कितना प्रेशर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अब
देखिए, नरेंद्र मोदी का की एक भाषण है, जब वो भाषण देते उन्होंने कहा कि मैं गाली प्रूफ हो गया हूं, मुझे गाली का असर नहीं होता है। जब आप ये मान के चलते हैं कि लोग का काम है कहना, हमें क्या है, जनता के हित में क्या काम मुझे करना है वो मुझे काम करना है और उसको उसी टेम्परामेंट से काम करना है। तो और दूसरी बात है, जब चुनाव के समय में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन आपको उस वक्त भी कोशिश ये करनी होती है राजनीतिक दल के नेताओं को कि एक मर्यादा होती है, कम से कम उस मर्यादा को ना तोड़े, आप उस मर्यादा में आप रहें, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि आजकल लोग जो है, आप ज़्यादा अगर आरोप लगाते हैं, इस तरह दिक्कतें होती हैं, बिलो द बेल्ट अगर आप हिट करते हैं तो मामला अदालत तक पहुंच जाती है, फिर आपको वहां जाके माफी मांगनी पड़ती है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में तमाम राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेता आरोप नहीं लगाते होंगे कांग्रेस पे, या एनडीए के नेता नहीं लगाते हैं, इंडिया गठबंधन के नेताओं पे आरोप दोनों साइड से लगते हैं, आरोप दोनों साइड से लगाए जाते हैं, उसका काट भी किया जाता है। लेकिन तमाम जो राजनेता हैं ये कोशिश जरूर करते हैं कि जब हम सामने मिलें तो नज़र उठा के मिलें एक दूसरे से। और तमाम जो, क्योंकि अब देखिए चुनाव खत्म हो गया, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, फिर सदन बुलाया जाएगा, लोकसभा में सब लोग मिलेंगे, तो इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। और तमाम जो नेता हैं उनका एक मकसद, यही मकसद होता है कि जनता के हित में, और चूंकि इस बार मोदी सरकार के लिए बेहतर ये होगा कि विपक्ष भी मजबूत है, क्योंकि मोदी सरकार की जो भी नीतियां होंगी, जो नीतियां जनता के हित में नहीं होगी, उसका विपक्ष जोरदार विरोध करेगी और सरकार को उन विपक्ष की भी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा। विपक्षियों का भी साथ जरूरी है। आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव जी आप स्टूडियो से जुड़े, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो विशेष कार्यक्रम लगातार यूं ही जारी रहेगा। सत्ता का संग्राम लगातार हमारा बेड़ा था और हम नरेंद्र मोदी को शपथ दिलवाते तक लगातार हर तस्वीर पैनी नजर पर टीवी 100 की नजर जमी रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिएगा, आपसे जल्द होगी मुलाकात।